अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आज एक बार फिर हमारे साथ हैं रिजवान, जिनको आप बहुत पसंद करते हैं। हमारी कुछ डिस्कशन हुई थोड़ा कैमरे के पीछे, बहुत थॉटफुल डिस्कशन थी और हमारी थोड़ी सी डिसएग्रीमेंट थी। रिजवान साहब के ने कुछ बड़े अजीबोगरीब तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन कुछ आइडियाज़ दिए और कुछ हमारे एक और दोस्त भी थे और वो कह रहे थे कि पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा। आजकल ये सवाल बहुत बड़ा आ रहा है हमारे सामने कि शुड वी लीव पाकिस्तान, कि हमें पाकिस्तान छोड़ देना चाहिए। रिजवान साहब के इस हवाले से कुछ ख्यालात हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। आपको पता है इनकी रिसर्च, इनका पूरी एक्सपोजर इनका बहुत वसी है, पूरी दुनिया इन्होंने देखी हुई है। तो इनके एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू के तहत हम देखेंगे कि इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। शुड वी लीव पाकिस्तान? कैसे हैं रिजवान साहब? बहुत ठीक ठाक। आपने कैसे हैं फुदैल और जिहाद? इसको काटिएगा। कोई नहीं। थैंक यू वेरी मच जिहाद बुलाने का। हाँ जी, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सुनाए कैसे हैं? अल्लाह का करम। वैसे क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी ठीक है, जैसे भी पूछूँ, हाँ। जैसे भी सुनता हूँ मैं, तो वो मुझसे ये पूछते हैं आप पाकिस्तान वापस क्यों आए। ओह, मुझसे पूछा जाता है ये सवाल कि पाकिस्तान वापस क्यों आए, और इसका जो जवाब है ना, वो मुझे एक कहानी याद आती है। एक अफसाना मैंने पढ़ा था अपने स्कूल के दिनों में। उस अफसाने का नाम था महशर। और जिनको नहीं पता कि महशर का मतलब क्या है, महशर कहते हैं रोज़े आखिर को। तो अफसाने का मैं 5 मिनट लूँगा, एक खुलासा बयान करता हूँ कि रोज़े आखिर आ गए और एक बाबा जी जो है ना, वो सोए रह गए, क़यामत के दिन सोए रह गए। तो उठते हैं तो देखते हैं कि जी चटियल मैदान है, कोई बंदा ना बंदे की ज़ात। तो बड़ा परेशान होते हैं कि एहसास हो रहा था बाबा जी को कि रोज़े आखिर हो गया और उन्होंने हिसाब किताब मिस कर दिया। तो वो चलना शुरू करते हैं तो रास्ते में ना उन्हें चंद फरिश्ते मिलते हैं घोड़े पे सवार। तो उन फरिश्तों से पूछते हैं कि मेरे साथ ये वाक़या हो गया तो मेरा हिसाब किताब नहीं है, मैं क्या करूँ। उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें, इधर चंद कोस दूर जन्नत है, उधर जाकर आप पता कर लें, आपकी कौम उधर मौजूद है तो आप चले जाइए। तो बाबा जी जन्नत की तरफ रवाना होते हैं। उधर जाकर जब जन्नत के दरवाजे पे पहुंचते हैं तो फरिश्तों से बातचीत होती है। तो बाबा जी ने पहला सवाल पूछा कि यहाँ पे कैसी कौमें जन्नत में गई हैं। तो फरिश्तों ने उन कौमों की खूबियाँ अमाल बयान किए। तो बाबा जी ने कहा कि नहीं, मेरी कौम में तो ऐसी कोई खूबी नहीं थी, तो मेरी कौम जन्नत में नहीं हो सकती, तो अब मैं क्या करूँ। फरिश्तों ने कहा कि आप यहाँ से इधर चले जाएँ, आगे आपको एक और जगह मिलेगी, उसे कहते हैं अराफ। अराफ जो है, इट्स अ प्लेस बिटवीन हेवन एंड हेल। यानी ये उन लोगों के लिए जगह होगी जिनका हिसाब किताब डिले कर दिया जाएगा। अच्छा, डिले से मुराद ये है कि उनके जो अच्छे अमाल हैं ना और बुरे अमाल, उनमें कोई यानी इक्वल होगा, तो उनमें बैलेंसिंग होगी, तो उसके लिए दोबारा मौका दिया जाएगा कि वो अपने अच्छे अमाल ज़्यादा कर लें, तो वो अगली मंजिल की तरफ रवाना हो जाएँ। बाबा जी अराफ पहुँचते हैं, वहाँ पर जाकर फिर फरिश्तों से बातचीत होती है। पूछते हैं यहाँ पे कैसी कौमें, किन कौमों को दाखिल किया गया। तो फरिश्तों ने बयान किया। वो कहते हैं कि नहीं, मेरी कौम में ऐसी कोई खूबी मौजूद नहीं थी। तो वो बाबा जी को कहते हैं कि आप ना यहाँ से जाएँ, आगे जहन्नुम मिलेगी, वहाँ पे आप पता कर लें। तो बाबा जी अब जहन्नुम पहुँचते हैं। यही सवाल पूछा कि यहाँ पे कैसी कौम है। अच्छा, जहन्नुम का फरिश्ता कहता है कि आप ना खुद ही देख लें। तो बाबा जी को जहन्नुम में लेकर जाया जाता है। पहला कुआं दिखाते हैं, दूसरा कुआं दिखाते हैं, काफ़ी जिस कुएं में जिस कौम को डाला था दिखा कर फाइनली वो एक कुएं पे पहुंचते हैं, जहाँ पर अफसाना निगार ने ना काफ़ी डिटेल के अंदर उस कौम के जो है ना वो बयान किया कि कैसे वो, यानी दिखाया कि बड़ी बेचारगी में बैठी हुई है और चेहरे पे काफ़ी लाचारगी है। और बहुत चंद से लोग ना उस कुएं से निकलने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और जो निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, उनको ज़रा सी भी कामयाबी मिलती है ना, वो बाकी कौम पकड़ के वापस कुएं में डाल देती है उनको। बाबा जी ये देख के कहते हैं कि यही मेरी कौम है। तो फरिश्ता कहता है ये कैसे हुआ, आपको कैसे पता लगा ये आपकी कौम है? कहते हैं मेरी भी कौम दुनिया में यही काम किया करती थी। नथिंग, यानी मैं इसको पाकिस्तान से रिलेट नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये एक अफसाना जो मुझे याद आता है पाकिस्तान को देख के कि हमारे मुल्क के अंदर जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, हर पाकिस्तान के एज एन इंडिविजुअल, जो अब दुनिया के अंदर जो एक चेंज आ रहा है ना, उस चेंज को हमने भांपा नहीं है। जिस तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद 20th सेंचुरी के अंदर बहुत ज़्यादा एक चीज़ आई कि एक प्रोडक्ट है, ये कहाँ का मेड इन है, ठीक है। जिस तरह
20वीं सदी के शुरू में ही जर्मन स्टील बड़ा मशहूर था फॉर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। आज तक यस जर्मन स्टील जर्मन ही इस्तेमाल होना है, यानी पाकिस्तान के अंदर सियालकोट में वो बनता है लेकिन जर्मन स्टील इस्तेमाल होना है और वो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। इसी तरह ही आप अगर देखें कि गाड़ियाँ हैं, ठीक है, जापान की गाड़ी होगी, जर्मन की गाड़ी होगी, मेड इन, यानी मेड इन जो प्रोडक्ट है ना वो जिस मुल्क का मेड इन है ना वो बहुत मैटर करता है। इसी तरह ही अब इंसान भी आ गया। इंसान जिस मुल्क में पैदा होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप मेड इन इंडिया हो, मतलब पाकिस्तान बॉर्न इन इंडिया है, बॉर्न इन पाकिस्तान है, आपका बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड क्या है, दैट मैटर्स, दैट मैटर्स द मोस्ट। लीगली दुनिया के अंदर आप अपना नाम तब्दील कर सकते हैं, आप अपना मदद तब्दील कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप अपना जेंडर भी तब्दील कर सकते हैं। Yes. आप अपनी प्लेस ऑफ बर्थ नहीं चेंज कर प्लेस ऑफ सकते, बर्थ नहीं चेंज कर सकते, वो नहीं चेंज हो सकती। अगर आप लाहौर के जन्मे हो तो लाहौर आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी है आपके पास। आप 10 साल यूके में गुजार लें, आपको ब्रिटिश पासपोर्ट भी मिल जाएगा ना, उस पर प्लेस ऑफ बर्थ लाहौर पाकिस्तानी लिखी लाहौर होगी। पाकिस्तानी है, वो यही कहते हैं ना ब्रिटिश बॉर्न पाकिस्तानी, ब्रिटिश बॉर्न पाकिस्तानी या तो इसके अंदर एक जो चीज़ जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है ना कि व्हाट डज बॉर्न इन पाकिस्तान मीन्स, और उसके अंदर वही चीज़ इंपॉर्टेंट आ जाती है कि हमारा दुनिया के साथ तारुफ कैसा हुआ हुआ है। ठीक है, अब तारुफ से मुराद ये है कि मैं अगर आपको मिसाल दूँ, कदीम मिस्र के लोगों को आप किस चीज़ से याद करेंगे? जी, अहराम मिस्र से, पिरामिड से, कि इन्होंने पिरामिड्स बनाए। इसी तरह ही कदीम रोम है, कोलोसियम हो गया या उनके वो आर्ट्स हो गए। ये चीज़ आपकी बन जाती है, एक टाइप की शनाख्त बन जाती है। ये जैसे मुगलों की शनाख्त है आपकी ताजमहल, ये ताजमहल, बादशाही मस्जिद, यानी मुगल, हाँ, मैं सोचता हूँ वो 300 साल कैसे हुकूमत कर गए, ठीक है, लेकिन आज भी याद किया जाता है कि ताजमहल, बादशाही मस्जिद, हिरन मीनार, ये चीज़ों से उनको याद किया जाता है। और हमने इस चीज़ को बिल्कुल भी ना भांपा नहीं है कि अब दुनिया किस तरफ मूव करती जा रही है। पाकिस्तान में बॉर्न होने से हमें एक बहुत बड़ा एक इशू आता है, उसे कहते हैं एक अनबायस्ड जो है ना, बायस सबकॉन्शियस पैदा होता है दूसरे लोगों के दरमियान, यानी जो दूसरे लोग मुल्कों के लिए, दूसरे मुल्कों के लिए। जब हम अमेरिका जाएंगे, यूरोप जाएंगे, सिटिंग इन यूके, तो लोग आपके साथ टैबूज अटैच्ड होंगे, टबूज अटैच होंगे, ठीक है। वो टबूज कौन से टबूज? जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया में बड़े कॉमन होंगे पाकिस्तानी के बारे में। फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी दहशतगर्द, इस तरह की एक्सट्रीमिज्म के बारे में बहुत ज़्यादा है हमारे मुल्क के अंदर के जी। पाकिस्तान, जिस तरह पाकिस्तान को इंडिया ने भी काफ़ी ज़्यादा उभारा है, ठीक है, कि ये तो जी स्टेट ख़राब किया ना, यानी कि ख़राब भी किया, डिफेम बहुत किए, डिफेम भी बहुत किया, लेकिन हम डिफेम हमने उसका कहते हैं दरवाज़ा खोला है उस डेफेमेशन, हमने खुद दावत दी है उस डेफेमेशन की। वजह क्या है कि हमने अपना तारुफ ही दुनिया से उस तरह का नहीं किया हुआ। जिस तरह मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि बचपन में मेरे पास अटारी थी, ठीक है, दैट वाज मेड इन ताइवान। ये मेरा एक गायबाना तारुफ था ताइवान के साथ कि इन्होंने मेरी अटारी बनाई है। फिर जब मैंने प्ले स्टेशन ख़रीदा वो मलेशिया में बना हुआ था, ये मेरा गायबाना तारुफ था मलेशिया के साथ। दैट इज़ समथिंग पाकिस्तान दुनिया को ऑफर नहीं कर रहा। ओह, बिग पॉइंट। एक मतलब क्या कुछ कंस्ट्रक्टिव चीज़ हमारे साथ, कंस्ट्रक्टिव चीज़ नहीं है, यानी जो बताने का मकसद है कि एक प्लेइंग कंसोल जो है ना वो एक बच्चा खरीदेगा, ठीक है, और कभी उस बच्चे की नज़र पड़ गई कि ये कहाँ की पैदावार है, तो वो उसकी एसोसिएशन पैदा हो जाएगी। वो पूरी ज़िंदगी उस एसोसिएशन को लेकर आगे चलेगा। जैसे बचपन में हमारी एसोसिएशन होती थी मेड इन अमेरिका, यूके के साथ होती थी। ये जो मगरबी पावर्स हैं इनको हम करते थे फैसिनेट करते थे। हॉलीवुड था, हॉलीवुड ने तो हमें एक एक्सट्रीम लेवल ऑफ फैंटेसी, फिर जो हम बड़े हुए तो चाइना का नाम, कोरियन चीज़ें, जापानीज चीज़ें, वो एसोसिएट है उनके साथ कि यार ये दे आर बिल्डर्स, दे कैन क्रिएट ग्रेट थिंग्स, दे आर क्रिएटर्स। अब पाकिस्तान का इशू क्या है? पाकिस्तान जो कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर कोई भी हमारा इंटेलेक्चुअल इस चीज़ पर बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आबादी है, और हमारा जियो पॉलिटिकल सीन के अंदर वेट नेग्लिजिबल है। यानी आप उसका अंदाज़ा ये लगा लें कि G20 के अंदर पाकिस्तान मौजूद नहीं है। दिस इज़ डिज़ास्टर बिकॉज हम तो 5वां बड़ा मुल्क है, 5वां आबादी के लिहाज से G20 में हम नहीं है, G20 में हम नहीं है। और G20 के अंदर 7 मुल्क ऐसे हैं जो कि आबादी के लिहाज से दुनिया के सबसे बड़े मुल्क हैं। फिर दुनिया की 7 डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर्स हैं, ठीक है, 5 G20 में मौजूद है। हम नॉर्थ कोरिया के साथ साइड पे खड़े हैं,
ये हमारी एसोसिएशन बनती जा रही है कि हम किस क्लब में बिलोंग करते हैं। अब सबसे पहला जो इशू पाकिस्तान के साथ हुआ है ना, जो पाकिस्तान की जो एक कहते हैं ना कि डेफेमेशन को एक लगे, स्टेरॉइड्स लगे हैं, वो लगे 9/11 के बाद। 9/11 के बाद पाकिस्तान को एक बहुत अनफेयर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक अनफेयर डेफेमेशन हमें मिली है। वजह क्या? बहुत ज़्यादा मिली है, अनफेयर मिली है। कोई भी उनमें से हाईजैकर ना ही पाकिस्तानी था ना ही अफगानी था, लेकिन डिफेम हो गए हम लोग। सऊदीज़ थे यस, लेकिन आप देखें सऊदीज़ पे नाम नहीं आया। डिफेम हो गए हम लोग। इंडिया हमें कहता है कि दहशतगर्दी का गढ़ है, हम दहशतगर्दी का गढ़ है, लेकिन सऊदीज़ नहीं हुए। सेफ हेवंस फॉर द लेकिन सऊदीज़ ने देखें, मैं आपको सिंपल सी मिसाल दूं कि इवन दे डिडंट गॉट डिफेम्ड फॉर दिस। उन्होंने उसको रिकवर कैसे किया कि उन पे ये रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म का स्टैंप ना आए। हालांकि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी एक्सट्रीमिज़म थी ये सऊदी आइडियोलॉजी थी, वहाँ का वहाबिज़म था जो पाकिस्तान के अंदर आकर आग की तरह फैला। लेकिन सऊदीज़ ने 2001 के बाद दे चेंज्ड। और उन्होंने चेंज कैसे किया है? मैंने जब केमिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन शुरू की अपनी, तो सबसे बड़ा जो था ना एथनिक ग्रुप वो था अंग्रेज़ों का, उसके बाद था चाइनीज़ का, उसके बाद तीसरा था सऊदीज़ का यूके में, एंड दैट्स ग्रेजुएशन बैचलर्स के अंदर। और सऊदी गवर्नमेंट इतना इमेंसिवली पैसा स्पेंड कर रही थी अपने स्टूडेंट्स पे कि उनकी पूरी ट्यूशन फ़ी पेड थी, 14,000 पाउंड अ ईयर। 4 साल का कोर्स, 14,000 पाउंड अ ईयर पेड है, एकोमोडेशन पेड है। ऑन टॉप ऑफ दैट 1,500 पाउंड अ मंथ उन्हें पॉकेट मनी मिलती है। अब आप कंपैरिजन कर लें कि उसकी जगह पे एक पाकिस्तानी नौजवान जो है जो पढ़ रहा है उसको क्या मिल रहा है अपनी स्टेट से? कुछ भी नहीं। फॉर द लास्ट 15 ईयर्स सऊदीज़ ने अपनी 15 साल में उनका जो एजुकेशन का बजट है वो 15% से कम ही नहीं हुआ कभी। That's how you change. think for the future. You think for the future. जिस ये तरीका कि आप अपने मुल्क के अंदर एक मीनिंगफुल चेंज लेकर आते हैं थ्रू एजुकेशन। अब आज अगर मैं किसी सऊदी मिलेनियर से बात करूँगा ना कि भाई तुम्हें जमहूरियत चाहिए, वो कहेगा मुझे जमहूरियत क्यों चाहिए, मेरी रियासत ने मुझे बाहर पढ़ाया है, सब कुछ मिल रहा है मुझे, सब कुछ मिल रहा है, और पीपल्स पार्टी वाली जमहूरियत नहीं चाहिए। नहीं, उन्हें जमहूरियत नहीं चाहिए, उन्हें यही चाहिए। नहीं, फिर ऑन टॉप ऑफ दैट वो सऊदी स्टूडेंट्स ग्रेजुएट करके मेरा एक दोस्त है बड़ा अच्छा, और ये दे नॉट वेरी अमीर ख़ानदानों से नहीं है, ये मिडिल क्लास सऊदी फैमिली से थे वो लड़के। तो उसने मैंने पूछा तुम यूके में, तुमने यूके की डिग्री भी कर लिया, तुम यूके में रुक जाओगे तो पाकिस्तानी थॉर थी, तुम इतने साल रुक जाओगे, तुम्हें पासपोर्ट भी मिल जाएगा। तो मुझे कहता है फर्स्ट थिंग ये आज की सैलरी कितनी मिलेगी? उसको मैंने सैलरी बताई, दिखाई भी इतनी मिलेगी। कहता है रिजवान मुझे सऊदी में इतनी सैलरी मिलेगी। तो उसका जब मैंने किया तो ही वॉज गेटिंग पेड 150% मोर, उसे 1.5 गुना ज़्यादा सैलरी मिल रही थी अपने मुल्क में, और उसकी जॉब पक्की थी। ही डजंट हैव टू गो थ्रू एन इंटरव्यू। और ये वो लड़के थे जो कि सऊदी गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किए हुए थे, जिनको अरामको ने स्पॉन्सर किया हुआ था। उनकी तो शशके लादा थे, उनके शशके भी थे, लेकिन वो बड़े ज़हीन भी थे लड़के। और ये मैं सऊदी की बात कर रहा हूँ, और इनको मैंने जब कतरियों से और अमरातियों से कंपेयर किया ना तो सऊदी मुझे थोड़े थे कंजूस लगे, बिकॉज द कतरीज वर पेइंग इवन मोर। और आज देखो कतर आज देखें आप फुटबॉल वर्ल्ड कप करवा रहे हैं, उनके मुल्क में इस कदर तेज़ी से तब्दीली आ रही है, और वो तब्दीली को एक्सेप्ट किया ही इसलिए जा रहा है कि वो उन्होंने जो पिछले 20 सालों में अपनी नई नस्ल की जिस तरीके से वो की है ना, ट्रेनिंग की है, दुनिया दिखाई है, एक्सपीरियंसेस करवाए हैं, जॉब्स दिलवाई हैं, दे आर कंफर्टेबल सेटिस्फाइड विद दैट। दुख हो रहा है सोच के कि हमारी स्टेट ने हमें क्या दिया है। हमारी स्टेट ने देने के बजाय ले ली है बहुत कुछ। अभी आप ये देखें कि हमसे तो अब जान की सिक्योरिटी भी अब नहीं रही हमारी। नहीं, अब तो जान की भी जो है ना, अब तो हम जिंदा भी क्यों हैं वो वाला सीन हो गया। और आप ये देखें कि लास्ट ईयर 2022 का आपको पता है सऊदीया का कितना बजट था जी एजुकेशन का? $50 बिलियन। ओह गॉड, $50 बिलियन। पाकिस्तान का पता कितना था? बड़ी मुश्किल से 90 अरब रुपए। आप इसको डॉलर 0.1 बिलियन डॉलर भी नहीं बनता, 0.3 रफली $0.3 बिलियन। 0.3 बिलियन डॉलर। सऊदीया की पॉपुलेशन 3.5 करोड़ है, और हमारी 22 करोड़ है, 23 करोड़ है। अब आप हिसाब कर लें कि पाकिस्तानी नौजवान के साथ इस वक्त क्या हो रहा है वाकई, कि एक सीरियसली
अब इसका सऊदी अरब ने क्या हुआ, इसकी कॉस्मेटिक्स जैसे ऑप्टिक्स चेंज हो गई। ऑप्टिक्स चेंज हो कि सऊदीया ने दुनिया को कहा कि हाँ हमारे मुल्क में एक्सट्रीमिज्म थी, लेकिन देखो अब हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी आवाम को तुम्हारे मुल्क में पढ़ा रहे हैं, उनके दिमाग चेंज कर रहे हैं। तो गिव अस सम टाइम। तो हमें फिर क्या एक्सेप्टेबिलिटी मिलेगी जब हम बाहर जाएंगे? एक वीक प्रोडक्ट जब बाहर जाएगा तो मैं आपको बताता हूँ, वी आर नथिंग, वी आर सीरियसली दुनिया के अंदर हम लोग, वही जयशंकर ने जो बड़ा अनडिप्लोमेटिक वे में कह दिया कि पाकिस्तान इज़ नथिंग नाउ, वो ही कुड हैव सेड इट इन अ मोर डिप्लोमेटिक वे, लेकिन ही इज़ राइट अबाउट दिस। समवट ही इज़ राइट कि 23 करोड़ की पॉपुलेशन है और जियोपॉलिटिकल वेट हमारा नियरली नेग्लिजिबल है, हम दुनिया को कुछ ऑफर नहीं कर सकते, ऑफर नहीं कर रहे, हम अपना हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में compete नहीं कर सकते, हम प्रोडक्ट्स सर्विसेज कुछ भी नहीं, हम सिर्फ अपनी लैंड ऑफर कर सकते हैं। हाँ। और यही मैं आजकल देख रहा था कि और आप देखें सऊदीया किस पॉइंट पे पहुंच गया कि उनकी अपनी आवाम की सऊदी हुकूमत में इतनी ज़्यादा वो कहते हैं ट्रस्ट है, एतमाद है कि अरामको की जब 2.5% की IPO उन्होंने किया तो मोस्ट ऑफ द जो थे ना शेयर होल्डर्स दे वर सऊदीज़ ने खुद बाय किया, क्योंकि ट्रस्ट है उन्हें अपनी गवर्नमेंट अपनी सरकार में ट्रस्ट है। इसने मोहम्मद बिन सलमान ने नियोम का किया तो द सऊदीज़ आर बैकिंग इट। क्यों? क्योंकि वो एक ट्रस्ट बिल्ड किया अवाम के साथ उन्होंने कि ठीक है हम $50 करोड़ की पेंटिंग ख़रीदते हैं, हम $60 करोड़ की याट भी ख़रीदते हैं, हम इतने महंगे घर भी ख़रीदते हैं, लेकिन देखो मुल्क की बात है, ये मुल्क की बात है, हमने तुम्हारे बच्चों को बाहर पढ़ाया भी है, उनको नौकरियां भी इतनी हाई पेड सैलरीज पे दी हैं, अब आप भी ज़रा इन्वेस्टमेंट करें, तो ये इट्स अ टू वे थिंग। यस, जब आप गवर्नमेंट करती है फिर लोग भी खुशी से टैक्स देते। यूरोप में नहीं देते लोग टैक्स? हाँ, यूरोप में भी लोग टैक्स देते हैं, लेकिन इसका पाकिस्तान पे क्या इफेक्ट आ रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर ये आ रहा है कि एक तो जहाँ पे सऊदीज़ अपने आप को इतना एजुकेट करें, दुनिया को पता लग रहा है दे आर गेटिंग एजुकेटेड, पाकिस्तान इज स्टिल गेटिंग दैट फ्लेक मिल रही है कि अनएजुकेटेड लोग हैं, जाहिल हैं, रिग्रेसिव हैं, एक्सट्रीमिस्ट, हाँ डॉगमेटिक हैं, तो हम परस्त हैं बहुत ज़्यादा। ये चीज़ आई जा रही है, क्यों? हम वो अदर साइड दिखा ही नहीं पा रहे दुनिया को कि नो देयर इज द अदर साइड ऑफ पाकिस्तान, लेकिन काम ही नहीं किया हमने उस पर। जयशंकर का जो टाकरा है बिलावल के साथ हुआ है, जहाँ पे जयशंकर ही सो वेरी बहुत कॉन्फिडेंट लगे, ही वॉज अ लॉट मोर कॉन्फिडेंट। बिलावल जो था ठीक है, जैसा था वो वैसे ही उसने बिहेव किया, लेकिन जयशंकर के पास एक रीज़न है, इंडिया के पास एक रीज़न है। इंडिया ने सिंस फॉल ऑफ सोवियत यूनियन, स्पेशली इंडियन बिजनेसमैन ने, इंडियन गवर्नमेंट की तो कामयाबी है, लेकिन इंडियन बिजनेसेस, इंडियन ओरिजिन बिजनेसेस ने अपने मुल्क में बहुत ज़्यादा पैदावार की है। ठीक है। डिप्लोमेसी दो तरह की होती है, एक होती है एक्टिव डिप्लोमेसी जो कि मुल्क के डिप्लोमेट्स या गवर्नमेंट्स करती हैं, एक होती है पैसिव डिप्लोमेसी जो कि बिजनेसेस करते हैं। इंडियन ओरिजिन बिजनेसेस ने इन द लास्ट 20 ईयर्स दुनिया में हर जगह ना पुल बांधे हैं उन्होंने। सबसे पहले आपका आ जाता है टाटा स्टील आ जाता है, पूरा का पूरा यूके का जो स्टील का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था ना, दे बॉट इट। यानी इस बार यूके की जो आखिरी स्टील मिल है ना पोर्ट एल्बर्ट में, दैट्स ओन्ड बाय टाटा स्टील। फिर उसके बाद टाटा मोटर्स ने JLR भी ख़रीद ली, फिर उसके बाद जाकर इन्होंने हिंदल्को ने नोवेलिस ख़रीद ली, इन्होंने कुवैत के अंदर जो है टेलीकॉम ऑपरेटर ख़रीद दिया जो कि अफ्रीका का सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर है, ज़ेन, एंड द इंडियंस दे बॉट इट। इंडियन कंपनीज ने ख़रीदा इसको। इसका क्या, अब इसके डायनामिक्स क्या आते हैं? इसके डायनामिक्स अब इस तरह देखें कि Indian origin businesses are employing British citizens in the UK. They are employing African people in Africa. They are employing Canadians in Canada. मतलब दुनिया पे छा रहे हैं ना? दुनिया पे छा रहे हैं, लोगों को, उनके लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। अब जब एक UK ब्रिटिश डिप्लोमेट या कनेडियन डिप्लोमेट किसी इंडियन डिप्लोमेट से मिलेगा तो उसकी जो डायनामिक्स है ना वो टोटली डिफरेंट होंगी। यस। क्यों? क्योंकि उस कनेडियन डिप्लोमेट को पता है कि जिस इंडियन डिप्लोमेट से मैं मिल रहा हूँ इसके मुल्क की कंपनी ने मेरे मुल्क में इन्वेस्ट किया हुआ है। दे आर पार्ट ऑफ माई इकॉनमी, दे आर पार्ट ऑफ द कनेडियन इकॉनमी, दे आर पार्ट ऑफ द ब्रिटिश इकॉनमी। और ये सिर्फ यहाँ तक नहीं है, इंडिया ने, आप यकीन करें मैं देख के हैरान था कि सिंगापुर में भी इन्वेस्टमेंट, नॉर्वे में भी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, US में भी। इंडियन ओरिजिन बिजनेसेस की बात करो, नॉट द इंडियन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की तो इन्वेस्टमेंट्स ही नेक्स्ट लेवल पर है। फिर इंडियन, आपने देखा होगा कि देयर समथिंग अबाउट द इंडियन एजुकेशन सिस्टम।
इस वक्त एक इंडियन ग्रेजुएट एंड PhD होल्डर इज़ बिकमिंग द चीफ ऑफ वर्ल्ड बैंक, एंड एट दिस मोमेंट एन इंडियन born individual, गीता गोपीनाथ, शी इज़ नेक्स्ट इन लाइन टू बिकम द चीफ ऑफ IMF। फिर आप सारे CEOs देख लें, उन सब की स्कूलिंग इंडिया में, सत्या नदेला हो गया, सुंदर पिचाई हो गया, आप उठा लें, इंडियन स्कूल्स में पढ़े हैं, दुनिया पर राज कर रहे हैं। फिर इंडिया ने अपनी इस डिप्लोमेसी के थ्रू अपने लोगों को वर्क वीज़ास दिलवाए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि UK के अंदर एक हॉस्पिटैलिटी एंड केटरिंग इंडस्ट्री है, कंपनी SSP। उसने इंडिया से 8 से 10 हज़ार मैनेजर्स हायर करके दे ब्रॉट देम टू द UK टू वर्क। पाकिस्तान में कभी ऐसे नहीं, यानी दुनिया ने कभी पाकिस्तान को ऐसे देखा ही नहीं है कि हम यहाँ से स्किल्ड वर्कर्स लेकर आ सकते हैं, कुछ सर्विस ले सकते हैं। ऐसे क्यों हमने शो भी नहीं किया, शो भी नहीं कराया दुनिया, जो है भी वो भी नहीं शो कराई, जो है भी वो भी नहीं शो करवाया। फिर अभी रिसेंटली इंडियन बिजनेसमैन UK के अंदर, आपने शायद उनका नाम नहीं सुना होगा, ईसा ब्रदर्स। दे स्टार्टेड विद अ सिंगल पेट्रोल स्टेशन, ब्रिटिश पेट्रोलियम के सिंगल पेट्रोल स्टेशन से शुरू किया था 2001 के अंदर फ्रॉम बरी। नाउ रिसेंटली दे साइंड 2021 के अंदर 8 अरब पाउंड का पूरा एज द सुपर स्टोर खरीद लिया। आपने उनकी जस्ट 23 ईयर्स के अंदर उनकी आप वॉक, इनकी जर्नी आप देख लें। सो दिस इज़ हाउ इंडियन ओरिजिन पीपल आर डूइंग इन द वर्ल्ड, दुनिया में वंडर्स। इस वक्त आप अगर उन्हें इंडियंस को अमेरिका में देखेंगे, दे आर द हाईएस्ट पेड नॉन अमेरिकन इंडिविजुअल्स इन अमेरिका, दे आर द सेकेंड हाईएस्ट पेड इंडिविजुअल्स इन द UK। पाकिस्तानीज कहाँ पर हैं UK में? सेकेंड फ्रॉम द लास्ट। अमेरिका के अंदर हम स्टिल भी बेटर हैं। अच्छा, बेटर है, 4th नंबर पर है, 4th में। अमेरिकन पाकिस्तानी आर डूइंग अ लॉट बेटर देन UK काउंटर पार्ट। पुराने जो लोग थे उनकी वजह से अमेरिका के अंदर एक जो डिफरेंस है ना, हमारा जो पाकिस्तानी तबका गया ना, दे आर हाईली एजुकेटेड, हाईली क्वालिफाइड, हाईली स्किल्ड। यानी अमेरिका के अंदर कहते हैं ना हमारी क्रीम सारी अमेरिका उठ के गई है। बरतानिया के अंदर जो है ना, वो तब के मंगला डैम और तरबेला डैम के दौर के लोग गए हुए हैं, तो वो वी आर नॉट डूइंग एज वेल इन द UK। अब उससे नुकसान क्या होता है कि वंस आपकी एक इंट्रोडक्शन उन मुल्कों में एक हो चुकी है फ्रॉम पाकिस्तान, जब आप जाते हैं मुल्क छोड़कर, दैट इज़ द फिल्टर यू हैव टू वॉक। मैं पाकिस्तान की शायद तो हम परस्ती को रिफ्लेक्ट भी ना करूँ, लेकिन नाउ आई हैव टू वॉक थ्रू इट। ये एक कहते हैं ना, मतलब आप जितने मर्जी स्किल्ड हैं, अच्छे हैं, हाँ जी, आप पे वो लेबल लगे हुए हैं, वो लेबल आई हैव टू वॉक थ्रू इट। यानी मुझे लेबल किसे लगे? बिकॉज यू आर कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, यू आर कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान। ओनली रीजन इसके आप पाकिस्तान की वजह से आ रहे हो, और आपको कई गंदे अंडों ने थोड़े लेबल ख़राब कर दिया, लेबल ख़राब कर दिया। इसकी वजह भी बेसिकली यही आ जाती है कि पाकिस्तान को ऐसा देखा जा रहा है कि यार दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आबादी है, जी जी, ठीक है, करप्शन इज़ रैम्पेंट, जुडिशरी जो है वो 11वें नंबर पर है, एजुकेशन जो है वो नीचे से 11वें नंबर पर है, सॉरी नीचे से 11वें नंबर पर है, एजुकेशन नीचे से 5वें नंबर पर है। तो वो एक बायस्ड सबकॉन्शियस आपके खिलाफ बन चुका हुआ है, जिसको आपने फिर वॉक करना है कि नहीं, आई डोंट रिप्रेजेंट दैट पाकिस्तान। बट ये फिर मेरे लिए एक बड़ा अनफेयर हो जाता है कि मुझे फिर अपने आप को पाकिस्तान की इस इमेज से दूर करना है, क्योंकि इनफैक्ट इन द एंड ऑफ द डे आई एम बोर्न इन पाकिस्तान। और यहाँ पे इंडिया की कामयाबी, बिजनेस कम्युनिटी की कामयाबी आप देखें कि उन्होंने इंडिया को प्रमोट की है बहुत ज़्यादा। इंडियन गवर्नमेंट, हम कहते हैं जी इंडियन गवर्नमेंट की डिप्लोमेसी बड़ी इफेक्टिव है, इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है वो इंडियन बिजनेसेस ने डाला है। बिजनेसेस का है, यानी कि वही बात है ना कि पैसा, और पैसे से आपके पास स्किल भी आएगी, एजुकेशन भी आएगी। नहीं, अच्छा नहीं, पैसे से मनी एंड ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़रूरी है, बिहेवियर बहुत ज़रूरी है। यानी आप देखें पाकिस्तान के अंदर, अब मेरी बातचीत होती रहती है एक्सपर्ट पाकिस्तानी से, एंड दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग। वो रियल एस्टेट में पैसा नहीं डालना चाहते पाकिस्तान के अंदर। वो कहते हैं यार हमें बिजनेस करना है, हमने जॉब क्रिएशन पाकिस्तान में करना चाहते हैं, हमें एक्सपर्ट पाकिस्तानी, एंड दे आर विलिंग। और मैं कई पाकिस्तानी से मिला जिन्होंने अमेरिका में दहाइयाँ गुजार दी हैं, और वो रैप अप करके पाकिस्तान आए हैं और उन्होंने बिजनेस सेटअप किए हैं। और मेरी उनसे बात हुई है तो वो यानी कहते हैं कि ज़िंदगी के कैसे पॉइंट पे पहुँच गए हैं कि उन्होंने पैसा भी बहुत देखा है, सो दे आर नॉट ग्रीडी अबाउट मोर मनी, दे आर वो कहते हैं उनके अंदर ज़ील है टू ब्रिंग अ चेंज, और वो लेकर आ रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, आटे में नमक के बराबर हैं वो फुल पोटेंशियल हमने उसको नहीं कर पा रहे हार्नेस,
वजह उसकी क्या है? सिंपली यही है कि हमारी जो गवर्नमेंट कह लें, ब्यूरोक्रेसी कह लें, एस्टेब्लिशमेंट कह लें, वो इन लोगों को उस तरह इंगेज ही नहीं करती। नहीं कह रही, वो सारे अपने मज़ों में लगे हैं। चलें आपको मैं कह देता हूँ, हमारा फॉरेन मिनिस्टर है, उसकी बेसिक वन ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इज़ टू लुक आफ्टर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़। उनके साथ इंगेज करें, उनके साथ ब्रिज बिल्ड करने हैं। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ बिलावल भुट्टो ब्रिटिश पाकिस्तानियों के साथ इंगेज नहीं हो सकता। आई डोंट नो अबाउट अमेरिकन पाकिस्तानी, जहाँ तक मैंने सुना है दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन बिलावल भुट्टो जस्ट फॉर वन रीज़न, डिनेस्टिक पॉलिटिक्स। वो कहते हैं ये सियासत नहीं है, हमारे नज़दीक सियासत नहीं है। तो आपने एक फॉरेन मिनिस्टर ऐसा लगाया हुआ है जो कि इंगेज ही नहीं कर सकता उन लोगों के साथ। हालांकि अगर इमरान खान भी थे, इमरान खान की हुकूमत थी, फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी थे, लेकिन जुल्फी बुखारी को लगाना पड़ा था मिनिस्टर फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानी, ताकि वो उनको इंगेज करता, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब ज़रा गद्दीनशीन भी हैं। वो भी पीर साहब है ना, तो वो उन लोगों का जो माइंडसेट है वो नहीं मिलना, वो देने वाला नहीं लेने वाला है, वो उस तरह का नहीं है उनका। दूसरा इंडियन बिजनेसेस ने किया क्या है कि टू अट्रैक्ट, उन्होंने अट्रैक्ट किया फॉरेनर्स को। किस तरीके से फॉरेन कंपनीज को कैसे अट्रैक्ट किया? दे हैव अ, कहते हैं वन विंडो ऑपरेशन। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा वन विंडो ऑपरेशन या कोई बिजनेस खोलना चाहो तो 100 जगहों से तो स्टैंप लगवानी, 100 जगहों से स्टैंप लगवानी पड़ती है। आपके पास कोई कहते हैं ना कि ऐसी कोई फोरम ही नहीं है कि कोई फॉरेन बिजनेस आकर पाकिस्तानी बिजनेस के साथ बात करे कि भाई हमने इन्वेस्टमेंट करनी है। बिल्कुल, एडस, यस, पाकिस्तान के पास एक काउंसिल है जैसे PBC, लेकिन उसके सिर्फ 80 मेंबर्स हैं। इंडिया के पास CII है, उसके नियरली 10,000 मेंबर्स होने वाले हैं। तो आप 80 का 10,000 से कैसे मुकाबला कर सकते हैं? यानी आप चलें पॉपुलेशन का भी आप लगा लें तो इंडिया की पॉपुलेशन से 5 गुना ज़्यादा है, 5 गुना ज़्यादा है। लेकिन आप बिजनेसेस देख लें कितनी स्ट्रॉन्ग, वो कोई 15 गुना ज़्यादा है, 20 गुना ज़्यादा है, बल्कि उससे भी ज़्यादा है। और आप अपने इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स देख लें, इंडिया की इकोनॉमी का साइज देख लें, वो बहुत ज़्यादा है, 10-10 गुना ज़्यादा है, 10-10 गुना ज़्यादा है। वैसे हम 5 गुना छोटे हैं, लेकिन इंडिया हमसे वैसे हर चीज़ में 10 गुना से 10 गुना 20 गुना इस तरह है, इस तरह ज़्यादा है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। और इसके अंदर और पाकिस्तान ने जो, और इसके अंदर ये बात आ जाती है कि मैं आपको बताता हूँ कि हमारा अफसाना यहाँ पे किधर लगता है। आई नो दिस गाय, उन्होंने एक ऑयल एंड गैस कंपनी अपनी ओपन की इस्लामाबाद के अंदर, अमेरिका में ही यूज्ड टू बी पेट्रोलियम इंजीनियर। तो उन्होंने अपनी कंपनी बनाई, डिज़ाइन कंपनी है, रिफाइनरीज डिज़ाइन करते हैं। फॉर सम अननोन रीज़न इतना तंग किया गया उन्हें पाकिस्तान में कि उन्होंने अपना हेड ऑफिस दुबई शिफ्ट कर लिया। ही स्टिल हैज़ एन ऑफिस हियर। मतलब अब जो फ़ायदा हो रहा है उसको अब दुबई की इकॉनमी को होगा, दुबई की इकॉनमी को होगा। यानी आप देखें कि यही आ गया ना कि उस बंदे में बहुत पोटेंशियल था ऊपर जाने का, लेकिन उसकी टांगें पहले खींच ली। और ही इज़ एन अमेरिकन पाकिस्तानी, तो वो जब अब दूसरे अमेरिकन पाकिस्तानी से ये डिस्कशन करेगा तो वेरी यार पाकिस्तान में ना करी इन्वेस्ट, पाकिस्तान में ना करी। और मैं तुझे अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, ये हुआ था वहाँ पे ये और लेकिन आप अगर इंडिया को देखेंगे ना, इंडिया अपने नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस को अट्रैक्ट करता है। तो फिर ये 2 वे प्रोसेस है ना, वो पाकिस्तानी भी बाहर वाले तब भी पैसा लगाएंगे जब उन्हें फैसिलिटेट किया जाएगा ना, फैसिलिटेट किया जाएगा। हमारे लोग नहीं, हुकूमत नहीं समझती, हमारी हुकूमत बिल्कुल भी नहीं समझती, क्योंकि हमारी हुकूमत ने हमारी हुकूमत ने जो हरकत की है ना कि भीख मांगनी है और अवाम को भी भीख पे लगा दिया। यानी पर्सनली मैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को यही देखता हूँ कि आपने लोगों को कैश देने के बजाय आप वो पैसा पूल इन करके लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्यों नहीं क्रिएट कर लेते। यानी वही बात आ जाती है कि हमने लोगों को पाकिस्तान के अंदर ना कहते हैं ना कि पाकिस्तानियों की एक पहले तो एक्सट्रीमिज्म तो एक थी ही, लेकिन अब एक दूसरी चीज़ के साथ होती जा रही है, दैट इज़ लेजीनेस। सुस्त की लोग हैं, स्लो काम करते हैं, नॉट प्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव हैं, वेरी रिसोर्सफुल। जब हमारे ज़्यादातर तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ही पाकिस्तान आते हैं, वो जब आते हैं तो वो देखते हैं, कहते हैं यार हमें समझ नहीं आती तुम लोगों के एयरपोर्ट पे इतना स्टाफ क्यों होता है और कुछ नहीं कर रहा होता। दैट्स देयर फर्स्ट क्वेश्चन। कोई किसी का कज़न भर्ती हुआ है तो कोई रिश्वत दे के आ गया है। और जो चीज़ उन्हें ज़्यादा इरिटेट भी करती है ना, वो जब पोर्टर्स ज़बरदस्ती ट्रॉलीज़ खींचते हैं और फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें फ़ॉरेन करेंसी में टिप दी जाएगी। दैट इज़ समथिंग जो कि बहुत ज़्यादा मेरी
ओवरसीज़ पाकिस्तानी से बातचीत हुई, वो कहता है हम ये चीज़, यानी जो टर्न ऑफ हो जाते हैं, टर्न ऑफ हो जाते हैं, और ये चीज़ वो जाकर उधर भी बताते हैं, तो इट बेसिकली गिव्स अस अ बैड इमेज। और इसके अंदर अगर आप आगे जाते जाएं तो देयर आर प्लेंटी ऑफ रीजंस के पाकिस्तान ने अपने जो कंटेम्प्रेरी कंट्रीज हैं ना, जो कि जिन्होंने पाकिस्तान के साथ आज़ादी हासिल की, उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। यानी कि हमारे साथ जो हमारी जिनकी थोड़ी पॉपुलेशन वहाँ से मिलती थी, जिनकी रिसोर्सेज इतने हमारे जितने थे, वो बहुत आगे गए। मलेशिया देख लें, इंडिया देख लें। आपको मैं सबसे मज़ा मिसाल देता हूँ वियतनाम की। वियतनाम को 20 साल अमेरिका ने इतना बम गिराया, इतना मारा है कि ख़ुद रॉबर्ट मैकनमारा की रिपोर्ट कहती है कि हमने इतने बम गिरा दिए हैं वियतनाम के अंदर, इतनी ज़मीन जला दी है कि वो अब इतना चावल भी नहीं उगा सकते कि अपनी आवाम को खिला सकें। लेकिन आज उनकी इकॉनमी हमसे बड़ी है, रफली 30-35 बिलियन डॉलर हमसे बड़ी है। हाँ। इसी तरह आप मिसाल ले लें साउथ कोरिया की, कोरियन वॉर हुई 50s के अंदर, वी आर मिलियंस ऑफ पीपल, यानी यार आई डोंट वांट टू साउंड बैड, यानी कि इनसेंसिटिव नहीं मैं समझना चाहता, हमारे हज़ारों में लोग मरे हैं, उनके मिलियंस में लोग मरे। हमारे 65 की जंग में, 71 की जंग में, 71 की जंग में हज़ारों में हैं, उनके लाख भी नहीं है, लाखों में लोग हैं। और आज साउथ कोरिया सिर्फ 5 करोड़ की आबादी है। आप लाहौर कराची की मिला के 5 करोड़ बन जाती है, 5 करोड़ बन जाएगी, अनऑफिशियल 5 करोड़ तो है। वो 1800 अरब डॉलर की इकॉनमी है। 1.8 ट्रिलियन डॉलर, 1.8 ट्रिलियन डॉलर की, और हम यहाँ 22, यानी वो 5 करोड़ की आबादी, 1.8 ट्रिलियन डॉलर, यानी कि कितने बिलियन? 1800 बिलियन डॉलर, और हमारी 300 बिलियन, 370 समथिंग हो गई है। वी आर 6 टाइम्स, यानी वी आर 4 टाइम्स बिगर एंड 6 टाइम्स इकॉनमी स्मॉलर इकॉनमी। रकबा भी छोटा है हमारा उनसे, रकबा भी हमारा, यानी आई थिंक साउथ कोरिया विल बी ना सिंध का आधा होगा, या सिंध जितना ही होगा। ओह माय गॉड। और उनकी इकॉनमी 1.8 ट्रिलियन डॉलर, 1.8 ट्रिलियन डॉलर, हमारी 1 ट्रिलियन डॉलर भी नहीं है, 1 ट्रिलियन भी नहीं है हमारे, तो 0.3 ट्रिलियन डॉलर, 0.3 ट्रिलियन में बैठे हम लोग यार। फिर आप ये देखें कि दे हैव वन कंपनी सैमसंग। आपको पता है सैमसंग का रेवेन्यू कितना है? 20% ऑफ दिस, इसका जो 1.8 का 20% जो है ना, वो सैमसंग का रेवेन्यू है। ओए होए होए। यानी सैमसंग को कहते हैं कि कोरिया का ना एक निक नेम है, द रिपब्लिक ऑफ सैमसंग। अच्छा, हाँ, बड़ी प्रोडक्ट है, हर चीज़ की प्रोडक्ट है। अब यानी आप सैमसंग, मतलब हमारे स्मार्टफोन से लेकर हमारे टीवीज क्या ब्रांड है, हर चीज़ बनाते हैं, ज़बरदस्त ब्रांड है पूरी, मतलब हाई एंड से लेकर मतलब मिड रेंज तक उसकी प्रोडक्ट्स, और अमेरिका यूज़ होती है, पाकिस्तान में, यूज़ होती हैं कंट्री में। और हम ये चीज़ भूल जाते हैं, वो माइक्रोचिप्स भी बनाते हैं, और 30 लाख लोगों की कुर्बानी देकर साउथ कोरिया 1951 में बना, और आज किधर वो पहुंच गए हैं। ठीक है, अब मैं पाकिस्तान का मुवाजना करूं, चलें पाकिस्तान में भी हमारी एक कंग्लोमरेट है बहुत बड़ी, उसका भी मेरे हाथ इतना रेवेन्यू, यानी फौजी फाउंडेशन। मैं बंदा सोचता है कि दे हैड ऑल द अपॉर्चुनिटी कि वो अपना बिजनेस इतना ग्रो कर सकते थे। फौजी फाउंडेशन मतलब इंडस्ट्री लगा सकते थे, करना कारोबार फॉर द सेक ऑफ डूइंग बिजनेस, लेट्स डू बिजनेस। अगर दूसरे चल रहे हैं तो चल सकती थी, इंडस्ट्री भी चल सकती थी। लेकिन आप देखें कि उसका वेरी रफली फौजी फाउंडेशन का 20-21 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू होगा, और दिस इज रफली 20% ये बन जाता 300, यानी रफली 200 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू है। मोर देन 200 बिलियन डॉलर सिर्फ सैमसंग, ओनली सैमसंग। और वो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो कि दुनिया में हर जगह बिक रही हैं, जहाँ पे फिर मेड इन कोरिया आता है ना। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि इससे पता लग जाता है कि कोरियंस आर स्किल्ड, कोरियंस के हाथ में स्किल है, कोरियंस मेहनती कौम है। ये एक प्रोडक्ट की खूबसूरती जो होती है वो बेसिकली उस कोरियन के आर्टिस्टिक जो है ना करेक्टरिस्टिक उसको बताती है, यानी कि आपकी कौम का बताती है, कौम कैसी है। ठीक है, अब यानी मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि विल यू बाय जर्मन कार और एन अमेरिकन कार? जर्मन कार। क्यों? बड़े नाम जर्मनी के हैं, बड़े नाम जर्मनी के मैन्युफैक्चरर्स में। उसकी वजह क्या, यानी जर्मन कार्स दे सीम ज़्यादा उनमें ना मैजेस्टी है, हाँ, दे आर क्लासी हैं, रिलायबल है ज़्यादा। लेकिन अमेरिकन कार्स हैं, दे आर कम्प्लीटली समथिंग एल्स। यस, वो क्लास नहीं है उनमें, वो नहीं है, हालांकि स्ट्रॉन्गर ज़्यादा हैं। यार आपने मुझे एक चीज़ सोचने में मजबूर कर दिया इसमें। हाँ जी, मतलब आपने मेरे दिमाग में इस तरह कोई ब्लास्ट हुआ है,
आपने कोरिया का बताया सैमसंग, आपने जर्मनी की बताई कार्स, हाँ जी, हमारे पे क्या टैग है? यही बात है कि हमारे पे यही क्या बात टैग हम कह है। रहे हैं। इंडिया अपने साथ इंडिया लेके का टैग है कि यार उसके सीईओज हैं, IT मतलब हैं। हर जगह आईटी पे छा रहा है इंडिया। IT में छा रहा है, फाइनेंस में टॉप पे जा रहे हैं, CEO में तो टॉप पे, मतलब हम पे मैनेजरी। वही टैग रह गया जो इंडिया हम पे लगाता है। फिर हमने उसका दरवाजा ओपन, हमने खिड़की ओपन कर दी, हमने दरवाजा खुद- ओपन कर दिया, खुद दरवाजा कुछ ना open- करके। कुछ ना करके कहते हैं कि हमारी इनएक्टिविटी ने ना, और जिसकी वजह से हमें लेजी कहा भी जाता है कि इनएक्टिव कौम है, Inactive। इस लेजीनेस ने हमारे लिए ये ओपन कर दी है जो है ना। ये आप समझते हैं इसमें थोड़ा सा इसमें वो भी है इनडिसाइसिवनेस हमारी कौम में, इसके अंदर हमारी कौम की डिसऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा है, और विजन की भी कमी है कि फ्यूचर का नहीं सोच पाते। इसके अंदर बहुत ये तो हमने बूमर्स में भी डिस्कस किया था हाँ, कि वो कि फ्यूचरिस्टिक नहीं है। फ्यूचरिस्टिक उन्होंने हाँ। सोचा ही नहीं, कि उन्होंने सिर्फ अपनी ज़िंदगी यानी सोचा कि हमने अगले महीने तक पे चेक टू पे चेक रहने का सोचा हमने उन्होंने। कैसे मजे करने हैं। मैं कैसे मज़े करने हैं, कंजम्पशन कैसे करनी है। आज भी बांग्लादेश और इंडिया ये सिर्फ 70 to 75% ऑफ देयर जो है ना इनकम उसको स्पेंड करते हैं, हम 95% करते हैं। और इसको मैं बड़ा सोचने में मजबूर हुआ कि वजह क्या है। उसके अंदर यही है कि भाई हमारे अंदर वो ज़्यादा ना अफसरशाही बहुत ज़्यादा है। अफसर चाहिए। UN की रिपोर्ट है $18 बिलियन सिर्फ एलीट सब्सिडी में खा जाती है, एलीट सब्सिडी प्रोटोकॉल में खा जाती Protocol, है, subsidies सब्सिडी में and- खा जाती है, ठीक है। और फिर इसके अंदर ये भी आता है कि हमारी आवाम के अंदर जो है ना एक वो ज़ील भी नहीं आई कि वो कहते हैं ना कि हमने ऑब्ज़र्व भी नहीं किया कि हमारे इर्द गिर्द शहर कितने गंदे होते जा रहे हैं। और इसके ऊपर ना एक UCL ने रिसर्च भी की थी कि विजुअल्स का क्या इफेक्ट होता है माइंड के ऊपर। वो कहते हैं कि जब आप खूबसूरती को देखेंगे ना, आपका दिमाग फ्रेश हो जाता है, आपका दिमाग एक्टिव रहता है, आपको हैप्पी यानी प्रोडक्टिव थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। Yes। जितनी आप गंदगी देखेंगे आपका दिमाग उतना पेसिमिस्टिक होना शुरू हो जाएगा। वायलेंस यानी वो कहते हैं ना वायलेंस क्रिएट यानी वायलेंट थॉट्स भी आ सकते हैं गन देख देख के। गन देख देख के। हाँ। और ये वो चीज़ है जो कि पाकिस्तान के अंदर हम लोगों ने आज तक कभी इसका सोचा ही नहीं है कि व्हाट डज और सिटीज़ रिप्रेजेंट हमारे। यानी हम लोग जब बरतानिया जाते हैं तो हम लोग उनकी जो है ना खूबसूरती देखे, सफाई देख के परेशान होते हैं, ये कैसी कौम है, ये कैसे कर लिया इन्होंने। उस दिन को PSL का मैच हो रहा था तो ना कोई गोरे ने लगाया कि मैं वो मुल्तान फिर रहा था, तो नीचे एक हमारी पाकिस्तानी बंदी का कमेंट था, कहती यार ओ माय गॉड आवर सिटीज आर सो डर्टी, मतलब दे हैव नथिंग टू ऑफर, यू नो। डर्टी किसने की है, कौम ने की है। वो सही कह रही थी लड़की कि वो उसने एक वीडियो बनाई कि आई एम इन मुल्तान, वो PSL का मैच था क्या, और वो कुछ नहीं था उस शहर में और सिवाय रक्षों के और टूटी दुकानों के। रक्षों के आप ये देखें पाकिस्तान के अंदर आपकी सड़कों पे एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो चलती है जो कि इलीगल है, ठीक है। उसको रजिस्ट्रेशन नंबर इशू नहीं होता लेकिन वो चल रही है, ठीक है। लोडर की मैं बात कर रहा हूँ, हाँ जी, वो चल रहा है। उसको रजिस्ट्रेशन नंबर इशू हो नहीं सकता क्योंकि उसका केस चल रहा है पता नहीं कितने सालों से, और वो काइंड ऑफ इलीगल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है लेकिन चल रही है उसके अंदर। लेकिन आज तक कभी किसी ने ये नहीं कहा कि इसको हम रोकें। हमारे नाजायज़ तजावुज़ात कितने होते हैं, यानी आप पाकिस्तान की ट्रैफिक को देख लें, कहते हैं कि जो ट्रैफिक है ना इट बेसिकली रिफ्लेक्ट्स द सोशल माइंडसेट ऑफ दैट कंट्री। पाकिस्तान का जो ट्रैफिक है ना वो सोशल माइंडसेट के बारे में ये बताती है कि हाईली कंफ्यूज्ड है, एक्सट्रीम लेवल ऑफ केओस है उसके अंदर के किसी को इस चीज़ की परवाह नहीं है कि भाई मैं रेड लाइट तोड़ रहा हूँ कि नहीं तोड़ रहा हूँ, बस मुझे मेरी जगह बन जाए। हर किसी ने अपनी जगह बनाने की ये भी है। फिर इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जो ये हमारे आई हैव टू स्पीक अबाउट द पीपल नाउ कि पाकिस्तान के अंदर हमारे मैकेनिक्स हैं, काम करते हैं ऐसे करेंगे कि चलाऊ काम हो जाए, अपने हुनर को इम्प्रूव नहीं करेंगे कि जहाँ काम आता है ठीक है, हुनरमंद हो कि नहीं इस काम में, बिल्कुल भी नहीं परवाह, बस काम करना है, पैसे जेब में आने चाहिए, लगे हुए हैं। शॉर्ट साइटेडनेस है बहुत ज़्यादा आवाम तक, यानी अपने अंदर वो नहीं करनी कि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का जो प्रोसेस है ना वो अपने अंदर नहीं लेकर आना, यानी इंस्टिंक्ट ही नहीं पैदा हुआ उनके अंदर कभी। जापान के अंदर मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार बात सुनाता हूँ कि जापान की छुड़ियाँ आज तक दे कंसिडर्ड
टॉप इन द वर्ल्ड। अच्छा। मैं उसकी देख रहा था कि जितने भी आपके टॉप शेफ्स हैं ना दुनिया के, दे बाय अ जापानीज नाइफ। जापानीज नाइफ। हम कहते हैं कि गुजरात है, वज़ीराबाद की छुरियाँ बड़ी मशहूर हैं। वो एक छुरी, जापानीज छुरी जो है ना $1200 की बिकती है, $1200 की एक छुरी। और वो छुरी जो है वो उसके बारे में जो शेफ्स जो दुनिया के जो बड़े शेफ्स हैं, गॉर्डन रामसी वगैरह सारे इस्तेमाल करते हैं, वो बताते हैं कि वी जस्ट हैव टू बाय इट वंस। और वो एक बड़ी प्राइज पोजेशन होती है उनके लिए कि कहना दिस इज़ अ जापानीज नाइफ। लेकिन हम उस लेवल की चीज़ नहीं बना पा रहे। यानी हम सियालकोट में पता नहीं कितनी दहाइयों से सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बना रहे हैं, लेकिन जर्मन स्टील के मुकाबले का कोई स्टील नहीं इंट्रोड्यूस करवा सके। वो आज भी हमें इंपोर्ट करना पड़ता है जर्मन स्टील। फिर पाकिस्तान के अंदर इसी वजह से अब आप देख रहे हैं ना कि दुनिया जो है अमेरिका का हमारे बारे में बड़ा कहते हैं, बिल्कुल अमेरिका हैज़ अ वेरी कॉबॉय एटीट्यूड टुवर्ड्स अस, अमेरिकन गवर्नमेंट का, नॉट द अमेरिकन पीपल, अमेरिकन गवर्नमेंट का। उसकी वजह भी यही है कि दे कैन ट्रीट अस द वे दे लाइक। ज़रूरत है तो आ जाएंगे, नहीं है तो बस फिर भाई हम गले में डाल देंगे रस्सी डॉलर्स की। जब डॉलर्स आजकल तो डॉलर्स बंद किए हुए ना, आजकल तो टूटी बंद की हुई है, आजकल तो टूटी बंद की हुई है बिल्कुल। और यही मैं इसके बारे में काफ़ी मैंने सोचा भी है कि इतने ज़्यादा लोग पाकिस्तान छोड़ के बैरून मुल्क जाना चाहते हैं टू एक्सपेक्ट अ बेटर लाइफ, लेकिन वो ये नहीं समझे व्हाट दे आर गेटिंग इनटू, कि ये जो बॉर्न इन पाकिस्तान का जो टैग लगा हुआ है, यू टेकिंग दिस विद यू। मतलब लोग इस वक्त जो डिस्कोर्स चल रहा है कि निकलो पाकिस्तान से, हाँ जी, अब वो निकलना भी आप जो कह रहे हैं, मुझे आपकी बात समझ लगी कि वो निकलना भी अजाब है। मतलब आप निकलोगे एक नई जहन्नुम में दाखिल हो रहे हो, बिकॉज यू हैव नो लेगेसी, यानी यू हैव नो गुड पास्ट, नो इंटेलेक्चुअल पास्ट। यानी एक पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए एक प्रोफेशनल जॉब लेना लॉट मोर डिफिकल्ट देन their counterparts in India, China, because आप पे टैग्स लगे हुए हैं, टैग्स लग चुके हैं, और वो टैग लगा हुआ है पाकिस्तान का। So, पाकिस्तान जिस चीज़ को कहते हैं ना, पाकिस्तान जिस चीज़ को रिजेंबल कर रहा है उसकी के पाकिस्तान से निकल क्या रहा है, नथिंग। पाकिस्तान से निकल कुछ नहीं रहा। मतलब आप यहाँ पे फिर भी कुछ कर सकते हो, यहाँ पे हम वो चीज़ें तब्दील कर सकते हैं। मुझे फिर यहाँ से मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे फिर ये समझ लग रही है कि हमें पहले इस जगह को एक बेटर ब्रांड बनाना चाहिए। ब्रांड पाकिस्तान को इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है। उसको काम कर रहे हैं, तब बाहर जाने का सोचे, ताकि एक, हाँ जी, क्योंकि जैसे देखें ना, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से के एक लेवल गया, उससे नीचे है अफगानिस्तान का भी कोई टैग नहीं है। उनका टैग है कि जी मतलब तालिबान ही आजकल, हाँ जी, तालिबान का कंट्री है, तो उनकी भी तो सिमिलर टैग हमारे साथ लगा हुआ है, हमारे साथ सिमिलर टैग लगा हुआ है। अगर आप अफगानिस्तान के ब्रांड के साथ जाते हो तो जो आपके साथ होता है तो उससे मोर और लेस ही होता है आपके पाकिस्तान के टैग के साथ। वही टैग हमारे साथ होता है। लेकिन आप यहाँ पे भी देखें कि इंडिया पाकिस्तान के साथ लगा हुआ है, लेकिन इंडिया के ऊपर वो ब्रांड नहीं है। इंडिया नाम आते ही चेंज हो जाती है गेम। इंडिया नाम आते ही गेम चेंज हो जाती है, ब्रांड चेंज हो गया। अच्छा, अब यही बात आप देखें, अफगानिस्तान के साथ ईरान भी लगा हुआ है, लेकिन ईरान पे एक उनका अपना एक यूनिक टैग है। ईरान की एक हिस्ट्री है, एक कल्चर है। आप जाकर उनकी आज भी मूवीज़ को ऑस्कर मिल जाता है, उनको आज भी आप देखेंगे जो लोग ईरान से होकर आते हैं वो कहते हैं ईरान के शहर बड़े खूबसूरत हैं। और ये चीज़ मुझे बड़ी अजब भी लगी कि देयर आर स्मॉलर इकोनॉमी देन अस, हालांकि पोटेंशियल के अंदर ज़्यादा है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है, सैंक्शन ज़्यादा है। या 40 ईयर्स की सैंक्शन देंगे, 40 साल से सैंक्शन लगी हुई हैं। लेकिन आप देख लें, उन्होंने अपनी एजुकेशन ऐसी रखी है कि वो अपने वेपन्स भी बना रहे हैं, वो नथ डाली हुई है उन्होंने। आप देख लें कि उन्होंने पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर अपना एक नेटवर्क, बड़ा इफेक्टिव नेटवर्क बना के रखा हुआ है। उनसे पंगा नहीं कोई ले सकता, उनसे कोई लेगा। अमेरिका डरता है उनसे। अमेरिका कितनी दफ़ा अमेरिका ने कहा जी अब हमला करके पीछे हट गया, पूरी वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने की धमकी दे देता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को। अब आप ये भी देख लें कि चाइना को उन्होंने कैसे क्यू इन कर लिया। जी, चाइना को कैसे क्यू इन किया। और मैं आपको लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप कर लिया, मैं आपको बड़ा सीरियसली बताता हूँ। SCO में बिलावल भुट्टो सिर्फ और सिर्फ चाइना की खुशनुदी के लिए गए हैं। अच्छा, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं था। बेसिकली चाइनीज प्लेटफॉर्म ना, ये चाइनीज प्लेटफॉर्म है, और चाइना को अब पाकिस्तान ने ज़रा वापस बुलाना है कि
गलती हो गई। आपके आर्मी चीफ भी गए हुए थे, आर्मी चीफ वो भी भी गए यही हैं। कहने गए थे। वो भी ये कहेंगे थोड़ी सी जो है ना पीछे हो गुस्ताखी भी गई, है। बदहजमी हो गई, थोड़े बदहजमी हो गई है। ज़रा ना मामला हम आगे मामला चलाते सही हैं। करें। लेकिन जिहाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, हमारे पास टाइम वक्त बहुत हो रहा है, वक्त कम है। दुनिया बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही है और इसने सिर्फ और सिर्फ स्पीड अप होना है। एंड वी नीड टू चेंज दिस एटीट्यूड, दिस ब्रांड ऑफ पाकिस्तान। इस पर पाकिस्तान रिप्रेजेंट कर रहा है ना, इसको हमें कम से कम इन अ वेरी रियलिस्टिक टाइम 20 साल हमें लगेंगे इसको करते करते। फॉर अ बेटर रिप्रेजेंटेशन, फॉर रिप्रेजेंटेशन के जो हमें मंजन बेचा गया था, प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी, वो मंजन रियलिटी बन जाएगा। ठीक है ना, कि जो तराने पहले हम 90s में गाया करते थे, वो तराने अब हम दोबारा गाने के काबिल होंगे। काबिल अब तो होंगे। अपने लोग ही नहीं एक्सेप्ट कर रहे अब तो- तरानों को। हाँ जी। अब वो मीम बना देते हैं। अगर आप कोई पैट्रियोटिक गाने लगाओगे वो मीम बना देंगे। मीम बन जाता है वो, इसलिए बिकॉज पीपल, आपके अपने लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और उसकी वजह यही है कि अमेरिका के अंदर कहते हैं शो एंड टेल, कि पहले दिखाओ फिर बात करो। हमारे पास दिखाने को कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, नथिंग टू ऑफर। नथिंग टू ऑफर, लेकिन बातें करा लें। बातें करा रहे। बातें। अच्छा, मेरा एक दोस्त बता रहा था, यूएस में गया है, वो डॉक्टर है, वो कह रहा था कि पाकिस्तानियों को यहाँ पे बड़ा शौक होता है, कोई डिफरेंट कम्युनिटीज़ बैठी हो ना, तो थोपते हैं कि जी हमारी चीज़ ट्राई करो करो करो। हाँ। पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड, डिफरेंट एथनिसिटीज़ के लोग वो नहीं इंटरेस्टेड, बट पाकिस्तानी कह रहे होते हैं यार, मुंह में डाल रहे होते हैं, मुंह में डाल रहे यार, खाओ खाओ हमारी चीज़ खाओ, ये देखो ये देखो ये पाकिस्तानी चादर है, ये यार इस जुर्म का मैं भी इर्तिकाम कर चुका हूँ। हो सकता है वो बेचारे अपनी अपनी एफर्ट कर रहे हैं। एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर वही बात आ गई ना कि रूट्स हमारी किधर है, हमारी जड़ें पाकिस्तान में हैं। ठीक है, So before leaving Pakistan, बिफोर लिविंग you पाकिस्तान, need to build a brand Pakistan, a better brand. अ बेटर ब्रांड ऑफ पाकिस्तान के जो नज़र भी आए, जिस तरह इंडिया ने दिखाया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बिजनेसेस। Businesses. बिजनेसेस ने करके दिखाया है, यानी इंडियन गवर्नमेंट का काम इंडियन बिजनेसेस ने बहुत आसान किया है। बिल्कुल। आप देखें मोहम्मद बिन सलमान जो है, ही इज़ मेकिंग, अरामको इज़ मेकिंग द लार्जेस्ट रिफाइनरी इन द वर्ल्ड विद रिलायंस। इंडिया में रिलायंस में Reliance के साथ। $56 बिलियन के साथ 56 बिलियन, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिफाइनरी इन द वर्ल्ड बन रही है। और क्यों, उधर ही क्यों? इंडियन बिजनेसेस ने अट्रैक्ट ऐसे किया, अट्रैक्ट किया। कैपेसिटी उन्होंने पैदा की हुई है, स्किल पैदा किया हुआ है, नॉलेज पैदा किया हुआ है। अच्छा, रिसेंटली ब्रांड पाकिस्तान का अगर मैं कहूँ ना, तो कोविड में पाकिस्तान का नाम एक आया था कि पाकिस्तान ने अच्छी मैनेजमेंट की है, कि बिल गेट्स ने पाकिस्तान के मेंशन किया था। हाँ जी, और वो आपको पता है उसका क्या हुआ था, कि वही हुआ था जो मैशर में, कि पाकिस्तान के सर्टन खान साहब की हुकूमत उस वजह से मशहूर हो रही थी। हाँ, मेन स्ट्रीम मीडिया उसको बढ़ा चढ़ा कर बता भी सकता था, लेकिन नहीं, दे बैश्ड हिम। वो टांगे खींची हैं, टांगे खींची हैं। मतलब अगर खींची कुछ हैं अच्छा हुआ था तो उसकी भी टांगे खींची। उसकी भी टांगे खींच दी, हेल्थ कार्ड हुआ उसकी भी टांगे खींच दी, जी पैसे कहाँ से आएंगे वगैरह मतलब पूरी वगैरह। दुनिया में आपका नाम बाजरा था कि पाकिस्तान, इकोनॉमिस्ट ने कह दिया कि पाकिस्तान नॉर्मलसी इंडेक्स में नंबर 3 पे था। नंबर 3 पे था। आप दूसरा ये भी देखें, दुनिया ने देखा यार, ये इन्होंने भी मैनेज किया है, बड़े अजीब तरीके से किया है। खान साहब के दौर के अंदर हाँ, पहली दफ़ा पाकिस्तान हैड द हाईएस्ट रेटिंग ऑफ ईज टू डू बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 28 दर्जे बेहतरी आई थी। 108 पे हम लोग आए थे हम रैंकिंग में। 134 से 108 पे आए थे। नहीं, हम लोग PMLN, उससे पहले हम लोग 134 से लेकर ऊपर ऊपर नीचे नीचे रहते थे उधर से, लेकिन आया था 108 पे आए थे। 108 पे आ गए, लेकिन नहीं रहा सही। वो कहते हैं ना, थोड़ी सी इज्जत रास नहीं आई। रास ही नहीं आई। मतलब अगर कुछ बेहतर हो रहा था वो रास ही नहीं आया कि कुछ लोगों को रास नहीं आया। फिर जो पाकिस्तान के अंदर दूसरा बहुत बड़ा इशू है कि हमारे इधर एक एक्सट्रीम लेवल ऑफ जो वेज गैप है ना, या पाकिस्तान में तो यानी एक्सट्रीम लेवल ऑफ वेज गैप है। का CEO इस वक्त ले रहा है रफली 2.25 करोड़। किसी भी बैंक का अगर आप बैंक का CEO वो 2 करोड़ों में महीने, मतलब 2 करोड़ के करीब, 2 करोड़ के भी महीने की उनकी तनख्वाह है इस वक्त। लेकिन वही भी मेरा क्वेश्चन आता है कि रिजल्ट क्या निकले इतने ज़्यादा पैसे का। मैं पाकिस्तानी बैंक्स को नहीं देखता हूँ। उसी बैंक का चौकीदार, उसको 25,000 मिल रही है। मैं इस चीज़ पे नहीं हूँ कि आपको भाई तनख्वाह ज़्यादा मिल रही है, मैं कह रहा हूँ रिजल्ट क्या निकला उसका। क्या पाकिस्तानी बैंक्स जो हैं वो ICICI की तरह HSBC के साथ UK में डीलिंग कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। बल्कि उल्टा तो हबीब बैंक को निकाल दिया गया ना US से। $600 मिलियन का फ़ाइन हुआ बैंक को, तो वो इस वक्त अपील में जा रही है। लेकिन केस हुआ बैंक के ऊपर इस वक्त।
बाकी यार द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन पाकिस्तान इज़ कि हम लोग ना इधर सच से बहुत घबराते हैं। मेरे जो पिछले पॉडकास्ट है उस पर एक शिकायत लोगों ने ना इन पर्सन आकर मुझसे की कि ना आप पाकिस्तान की ना नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन बहुत कर रहे हैं। ओह ठीक है ना, उन्होंने बोला कि आपको बताना चाहिए कि इट इज़ यू नो कि ना पाकिस्तान में होना अच्छा भी है, यानी देयर इज समथिंग गुड इन पाकिस्तान एज वेल। तो मैंने उन्हें इस तरह से काउंटर किया था कि देखें सच नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता, ट्रूथ इज़ द ट्रूथ। ट्रूथ सच सच है। आप सच से भागेंगे वो फिर नेगेटिव है, सच का सामना करेंगे वो फिर पॉजिटिव है। सच से भागना हम लोगों ने कभी नहीं छोड़ा, वी ऑलवेज रन अवे फ्रॉम द ट्रूथ। और इसके बारे में एक बड़ी मशहूर कहावत थी बानो कुदसिया की, राजा गिद्ध के उन्होंने बात की थी कि लोग कहते हैं सच करवा होता है, तो बानो कुदसिया कहते हैं सच करवा नहीं होता, सच कहने का अंदाज़ करवा होता है। हमने अंदाज़ नहीं सीखा, हमने तरीका नहीं सीखा, हमने किसी चीज़ में तरीका नहीं सीखा, सलीका नहीं सीखा। हमने कोई काम सीखा है तो उसका तरीका और सलीका नहीं सीखा। हमने अगर फ़र्ज़ करें रेस्टोरेंट्स ओपन कर लिए हैं लेकिन हमने वेस्ट डिस्पोजल का बिल्कुल भी कोई निज़ाम नहीं किया। बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट खुल गए, बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स खुले हैं और आप देख लें कि वेस्ट डिस्पोजल का वो क्या करते हैं, रेस्टोरेंट के बाहर ही गंद पड़ा होता है। आप दुकानों में चले जाएं आपको नज़र आएगा कि यानी वो कहते हैं ना कि एक सलीका नहीं है चीज़ इस्तेमाल करने का। इसी तरह हमारी ड्राइविंग भी आ गई, सलीका और तरीका नहीं, हमने उस ध्यान ही नहीं दिया कभी। तो ये हमें ना जिहाद नॉट फ्रॉम द टॉप, ये हमें फ्रॉम द बॉटम चेंज अप करनी पड़ेगी। ये मैं सवाल आ रहा था और आप खुद ही आ गए कि मतलब अगर फॉर एग्जांपल ये रेस्टोरेंट्स वाले नहीं करते डिस्पोजल, इसमें कुछ मतलब रेस्टोरेंट्स को खुद कोई आप कह रहे हैं कि खुद कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाने की ज़रूरत है या हुकूमत करे? या हर चीज़ हम हुकूमत नहीं डाल सकते, ठीक है। एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यूके में एक चीज़ सिखाई जाती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। यूके का जो बिज़नेस है ना, उसने अगर अपनी कोई बात मनवानी है हुकूमत से, वो अकेले जाकर फड्डा नहीं करेगा, वो जाकर अपने साथ लोगों को मिलाएगा, ठीक है ना, उनके साथ डिस्कशन करेगा, एक ग्रुप करके दे विल पुट फॉरवर्ड देयर प्रपोजल कि वो सबको उसका फ़ायदा मिले। अब आपको मैं बड़ी सिंपल सी मिसाल देता हूँ, मैंने अपना बिज़नेस भी किया हुआ है यूके के अंदर, और हमने उधर जितने भी बिजनेसेस थे हमने हायर की हुई थी कंपनी जो कि सफाई आगा कर देती थी सामने से। ये चीज़ पाकिस्तान के अंदर मैंने देखी है बिल्कुल भी नहीं है कि बिज़नेस के अंदर कोहेशन नहीं है। आपको एक बड़ी सिंपल सी मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर बिज़नेस सेंस क्या है। आपने लिबर्टी के अंदर देखा है कि कराची पराठे के कोई 11 रेस्टोरेंट्स होंगे जी और मैंने हमेशा सोचा कि ये 11 के 11 इधर ही क्यों बैठे हैं, वाई दे डोंट गो इन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिटीज़, डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिटी। लेकिन ऐसा नहीं करते, व्हाट दे आर डूइंग इज कि एक का बिजनेस चल पड़ा है, उधर ही अपनी उन्होंने दुकान खोल उसका बिजनेस करना शुरू कर दिया, उधर ही खोलेंगे, उधर ही खोलेंगे। ये नहीं है कि तुम किसी और इलाके में चले जाओ, किसी और इलाके में चले जाएं, वहाँ पर जाकर इसकी आप करें। यही चीज़ आपको हर जगह नज़र आएगी पाकिस्तान के अंदर कि आपस में एक दूसरे का बिजनेस काट रहे हैं, कंपटीशन करना है इंस्टेड ऑफ के अपने बिजनेस की जो है ना रीच बढ़ाएं किसी ऐसे इलाके में जाकर जहाँ पे कंपटीशन आपका लो हो। और इसको चेंज करने के लिए ना, ये हमें चीज़ चेंज करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसके ऊपर हमें अभी से ही लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी। और जो फर्स्ट थिंग है ना, वो आ जाती है हमारी एजुकेशनल सिस्टम। पाकिस्तान के अंदर हमने कभी भी एजुकेशन को एज अ वो एक्सरसाइज नहीं देखा। आइंस्टाइन कहता है कि एजुकेशन इज़ नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स और टीचिंग द फैक्ट्स, इट्स द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक। पाकिस्तान में हमने कभी क्रिटिकल थिंकिंग हमने सिखाई नहीं है, कभी सीधी सी रटा सिखाया। और दूसरा जो प्रॉब्लम है कि खान साहब को ने भी की है कि उन्होंने जी कि मैंने साफ तब्दील कर दूंगा सिंगल नेशनल करिकुलम। आप जो सा मर्जी करिकुलम ले आए पाकिस्तान के अंदर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपने जो एजुकेशन उस्ताद से शागिर्द डिलीवर करने का तरीका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो हम करते नहीं हैं क्योंकि उसकी वजह ये है कि चले मैं आपको अभी IMF का बता देता हूँ कि पाकिस्तान अभी 23वीं दफ़ा जा रहा है। अब मैं और आप अगर एक शागिर्द के उस्ताद हैं और मेरा शागिर्द जो है वो 22 दफ़ा के इम्तहान फेल कर चुका है, तो मैं उसके बारे में क्या थिंकिंग मैं कहूँगा लानत है मुझे फिर बुला रहे ट्यूशन पे। तो
यही थिंकिंग इस वक्त IMF की भी है कि यार 22 दफ़ा फेल हो गए हैं, वो दुनिया चीज चला रही है अब हम भाई, कैसे इसको सपोर्ट करें? कैसे इसको सपोर्ट करें? तुम लोग 22 दफ़ा फेल हो चुके हो। इस मेंटेलिटी को हमने चेंज करना है कि एक हमारा जो एक फियर ऑफ फेलियर है ना एजुकेशन के, कि हम स्टूडेंट को डराते हैं कि तुम पढ़ोगे नहीं तो तुम्हारे मार्क्स कम आएंगे। ये फियर ऑफ फेलियर हम डाल देते हैं बचपन से। इस फियर ऑफ फेलियर की जगह हमने डिज़ायर टू सक्सेस डाल दी है। क्या बात है। वो डिज़ायर टू सक्सेस जो है वो आनी है एलिमेंट्री लेवल ऑफ स्कूलिंग में। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट कहते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट ह्यूमन डेवलपमेंट एज है ना, वो है 3 to 12। 3 to 12 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, क्योंकि इंसान का जो दिमाग है ना उसकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा इस एज में होती है। उसके सबसे ज़्यादा जो नर्वस सेल्स हैं उनकी प्रोडक्शन 3 to 12 में होती है। उसके बाद इट जस्ट स्टॉप्स ग्रोइंग इन दैट स्पीड। तो हम क्या करते हैं 3 to 12 के अंदर हम अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा बिगाड़ देते हैं। हम अपने बच्चे पे इंस्टेड ऑफ उसकी हम थिंकिंग इंक्रीज़ करें, थिंकिंग प्रोसेस इंक्रीज़ करें। स्कूल से ज़्यादा घर का भी काम है। घर का भी काम है, लेकिन इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिहाद के, वी नीड टू ट्रेन टीचर्स ट्रेन करने हैं जो कि पेरेंट्स को ये बात बता सकें कि आपने अपने बच्चे की होम स्कूलिंग कैसे करनी है। और ये चीज़ लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट यार, हमारा जो टीचिंग का जो प्रोफेशन है आजकल वो एक मनी प्रिंटिंग बिजनेस बन चुका हुआ है। किसी को जॉब नहीं मिल रही, किसी लड़की को यार मैं ये कर लेती हूँ, टीचिंग कर लेती हूँ यार। यूके के अंदर आपको पता है कि ग्रेजुएशन के बाद 2.5 साल का कोर्स है टीचिंग का। फिनलैंड के अंदर इससे भी ज़्यादा है। अच्छा, और फिनलैंड के अंदर फिनलैंड है द बेस्ट एलिमेंट्री स्कूल सिस्टम इन द वर्ल्ड। फिनलैंड के अंदर जितनी आप छोटी क्लास को पढ़ाते हैं ना, आपकी तनख्वाह उतनी ज़्यादा होती है। वाह। और यहाँ पे कहते हैं कि छोटे तो फारिग हैं ना, छोटे फारिग हैं, पढ़ लेंगे, बस 1-2 चपेड़े मार दो, 1-2। तो ये अब देखें कि हमें और इसके अंदर हमें सबसे ज़्यादा तब्दीली क्या करवानी है कि थिंकिंग के अंदर निसाब का हमने हिस्सा, आपने जोन से मेरे सब्जेक्ट्स पढ़ाने आप पढ़ाएँ। वी नीड टू मेक लॉजिक पार्ट ऑफ और करिकुलम। लॉजिक इस वक्त यूके के अंदर इंट्रोड्यूस करवानी शुरू कर रहे हैं, लेकिन ये वो चीज़ है जो कि जापानीज़ तो काफ़ी देर से पढ़ा रहे हैं। जितनी भी आपकी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं इस वक्त, चाइनीज़ जो अपने एलिमेंट्री लेवल में स्टूडेंट्स को लॉजिक पढ़ाते हैं। लॉजिक पढ़ाते नहीं, सिखाते हैं, बल्कि लॉजिक इज़ द फंडामेंटल पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। और उसका फ़ायदा क्या होगा कि जब हम लोग आते हैं ना हमारी एज में या यूनिवर्सिटी की एज में जाने के हम आते हैं, हमारा जो थिंकिंग स्किल है ना वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका होता है। हमें पता वी कैन आइडेंटिफाई व्हाट इज़ द ट्रू स्टेटमेंट, वी कैन आइडेंटिफाई व्हाट इज़ द फॉल्स स्टेटमेंट, वी कैन आइडेंटिफाई समथिंग दैट इज़ नॉट इवन अ स्टेटमेंट। लॉजिकल वे ऑफ थिंकिंग आ जाती है हमारी। अब हमारे अगर आप सियासतदानों को आते सुने, दे आर पैथेटिक। उनकी एक लाइन में हम इजीली 10 कॉन्ट्रडिक्शन हम निकाल सकते हैं। मतलब आपका सियासतदान इतनी भोंडी बात करता है, हाँ जी, 10 झूठ होते हैं और वो आवाम को पागल बना रहा होता है। अभी चले मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ। सियासतदान को छोड़ दें, सहाफ़ियों को भी देख लें। और बिलावल की बहुत ज़्यादा की इन्होंने, जो बिलावल के जो प्रो बिलावल सहाफ़ी हैं प्रो रजीम टाउट्स जो कि जी बहुत कॉन्फिडेंटली और कॉन्डक्ट बड़ा अच्छा था। चलें बकवास चलें मान लेते हैं कि अच्छा था। हमें ये नहीं चाहिए उसका कॉन्डक्ट कैसा था, हमें ये नहीं चाहिए उसका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है। वो तो उसके अंदर वो तो कहते हैं ना कि एक नेसेसिटी है, वो तो होनी चाहिए, उसके बगैर तो वो फॉरेन मिनिस्टर बन ही नहीं सकता। आई थिंक वी नीड द आउटकम। यस, दिस इज़ अ लॉजिकल माइंडसेट कि भाई रिजल्ट क्या निकला है, रिजल्ट कुछ नहीं निकला। एग्जैक्टली आज मैं ट्विटर पे देख रहा था, इनके ये जो प्रो रजीम टाउट्स हैं ये लगाए हुए थे कि जी रशिया के फॉरेन मिनिस्टर के साथ तस्वीरें लगा रहे थे बिलावल की। क्या आउटकम निकला? इंडिया अगर लगाता है जयशंकर, उन्होंने सस्ता ऑयल दिया अपनी आवाम को। इन्होंने क्या किया है? 300 का पेट्रोल बेच रहे हैं। अच्छा नहीं, 300 का पेट्रोल क्या लेवरॉफ से मिलके क्या कर लोगे आप? क्या है आपने? यही क्वेश्चन। अब इसमें आपको मैं इनकी कॉन्ट्रोडिक्शन बताता हूँ कि जी इमरान खान को निकाला गया कि रशिया गया है, अब जाकर खुद रशिया थे। तो दिस इज अब 1 साल बाद, हाँ जी, एक साल बाद याद आया कि रशिया से शायद मिल सकता है, क्योंकि अगर डॉलर ख़त्म हो गया तो फिर क्या करेंगे? अब यही क्वेश्चन आता है कि जब हमारी पॉपुलेशन का, और पूरी पॉपुलेशन की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, चलें 1% ऑफ द पॉपुलेशन इफ़ दे कैन थिंक लॉजिकली,
आपका जो रिजल्ट है ना, बड़ी प्यारी बात किया आपने। आपका रिजल्ट डिफरेंट हो जाएगा Change हो बिल्कुल। जाएगा। हमारी कौम लॉजिकली नहीं सोचती। हमारी कौम लॉजिकली नहीं सोच रही। हमारी कौम के अंदर जो बहुत कॉमन चीज़ है ना, पैशन, हम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। हम अपने थॉट्स, वी कैन स्पीक आवर थॉट्स, वी कैन कम्युनिकेट आवर थॉट्स, बट व्हाट वी कैन डू इज़ एक्सप्रेस आवर पैशन एंड एंगर। अब आप ये देखेंगे कि पीटीआई वाले भी अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, लेकिन ओनली गुस्सा निकाल रहे हैं। व्हाट दे शुड बी डूइंग इज़ एक्सप्रेस देयर, कम्युनिकेट देयर थॉट्स। तो लेकिन मैं इतना पीटीआई को ब्लेम भी नहीं कर सकता, क्योंकि 3-3.5 साल उनके साथ भी यही कुछ हुआ था। द मेन स्ट्रीम मीडिया एक्सट्रीमली अनफेयर क्रिटिसिज्म, और यही काम अपोजिशन ने भी किया था। और अब वो ये कर रहे हैं, अब वही ये कर रहे हैं, टिट फॉर टैट कर रहे हैं। लेकिन दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। लड़ाई इन्हें लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है कि हमने अब पाकिस्तान के अंदर ये टिट फॉर टैट के अंदर तब्दीली लेकर आनी है। पाकिस्तान के अंदर हमारे स्कूलिंग सिस्टम के अंदर स्टूडेंट्स को नेटवर्किंग स्किल्स नहीं सिखाए जाते। हमारे स्कूल में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक ग्रीक पॉलिटिशियन था पेरिक्लीस, ही वंस सेड कि अगर आप सियासत में इंटरेस्ट नहीं लेते, सियासत आप में इंटरेस्ट ज़रूर लेगी। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने बच्चों को बचपन से ही ऑर्गेनाइज होना सिखाएं, ग्रुप बंदी करना सिखाएं, पॉलिटिक्स करना सिखाएं। पॉलिटिक्स बाद में हो जाएगी जब ग्रुप बंदी हो जाएगी। अब हमने तो पॉलिटिक्स का नाम ही बना दिया ना, 2 नंबरी बना दिया। और ये बहुत गलत तरीका है। यानी मैंने पॉलिटिक्स में आना है तो पेट्रोल पंप का लाइसेंस लेना है। पेट्रोल पंप का आप उसको छोड़ दें। यानी आपके सर्टन सूरो इंटेलेक्चुअल्स या सूरो लिबरल्स हैं पाकिस्तान में, कहते हैं कि सियासत में, पाकिस्तानी सियासत में सच की जगह नहीं है। तो दिस इज़ समथिंग कि हमें अब सोचना पड़ेगा कि क्या इस पॉइंट पर आ गए कि सिर्फ झूठ पे सियासत करनी है। ये आपके पढ़ा लिखा तबका, लिबरल तबका ये सोच रहा है, जो इनको सपोर्ट करता है, जो इनको सपोर्ट कर रहा है। और ये हमें चीज़ चेंज करनी है फ्रॉम द बॉटम, फ्रॉम एलिमेंट्री स्कूल। पूरी पॉपुलेशन नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल है, फिज़िकली पॉसिबल है कि हम 1 to 2% स्टूडेंट्स को तो प्रोब करें इस लेवल पे, लेकिन इसका नतीजा में से 20 से 25 साल बाद मिलना है। हमें उस दौरान वी नीड टू हैव शॉर्ट टर्म प्लान्स जो कि इसको कम्प्लीमेंट करें। पाकिस्तान का सबसे बड़ा असासा जो है ना, यूथ के अलावा, जो कि यूथ को लिटरली इग्नाइट कर सकता है, यूथ के लिए जॉब क्रिएट कर सकता है, यूथ के लिए स्किल्स की अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है, वो है आपका हमारा ओवरसीज़ पाकिस्तानी। पाकिस्तान की सबसे लार्जेस्ट ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी है ना, दैट्स इन द यूके 1.5 बिलियन है। दैट्स अ बिग कम्युनिटी। इसलिए ज़्यादातर लोग, मैं सुनता हूँ, कहते हैं हमने यूके ही जाना है। हालांकि मैं उन्हें कहता हूँ कि ना, आप कहीं और भी जाना शुरू करो, यूके भर गया। क्योंकि अभी आपने सुना ही होगा क्या सुहेला ब्रावरमैन ने बातचीत कर दी। यानी वो कहते हैं ना कि मुर्दे खोद दिए दोबारा से, वो एक चीज़ थी दफन हो चुकी थी। मतलब क्या रहेंगे, स्टेटमेंट दी है हमारे मर्दों के बारे में। उससे पहले जैक स्ट्रॉ ने भी दी थी इन 2012-13। और फिर वो हमारे लोगों की वीडियोस भी पब्लिक कर रहे हैं जानबूझ के, जो हल्की फुल्की वहाँ पे हैंकी पैंकी करता है, उसकी वीडियो डाल देते हैं ये यूके वाले। हाँ जी, पूरी दुनिया को दिखाते हैं ये है पाकिस्तानी, ये है। और ये लड़कियों को मैसेज कर रहा था, इस पे भी पकड़ लेते हैं। और इसकी वजह बेसिकली क्या है कि वी आर एन ईजी पिक, हम एक ईजी टारगेट बन चुके हैं अपनी हरकतों की वजह से, और पाकिस्तान एज अ कंट्री की वीकनेस की वजह से हम लोग ईजी टारगेट बरताने में बन चुके हैं। लेकिन आई गिव इट टू ब्रिटिश पाकिस्तानी, उन्होंने काफ़ी इम्प्रूव किया फ्रॉम 2002 टिल नाउ। काफ़ी आई वुड से इम्प्रूवमेंट आई है उनमें, लेकिन हमने उनके साथ इंगेज नहीं किया। वी आर कहते हैं ना कि हम इमरान खान के दौर में एक इंगेजमेंट आई थी काफ़ी ज़्यादा, सही मैसिव इंगेजमेंट आई थी कि ब्रिटिश पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे अबाउट पाकिस्तान। ठीक है, अमेरिकन पाकिस्तानी वेरी एक्साइटेड। अमेरिकन पाकिस्तानी आज भी एक्साइटेड हैं, लेकिन दे आर एंग्री। अमेरिकन पाकिस्तानी तो वो पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ ही, हाँ जी, लॉबिंग कर रहे हैं। मतलब आप इतनी, आपका डिजास्टर आपकी पॉलिसीज का, हाँ जी, कि आपके अपने एक्सपर्ट्स जो आपकी मदद जिनको करनी चाहिए वो आपके खिलाफ लॉबिंग कर रहे हैं, वो खिलाफ लॉबिंग कर रहे हैं। और ये बहुत सीरियस हो गया, क्योंकि ये ना मुझे वाकया याद आया कि दिस इज समथिंग दैट हैपेंड विद सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन के खिलाफ किन्होंने लॉबिंग की थी? अपने इराकी नेशनल कांग्रेस, जो कि यूएस में बैठी हुई थी।
उन्होंने लॉबिंग की थी। उन्होंने कहा था कि आप इराक में सद्दाम हुसैन को हटाएंगे तो लोग फूल फेंकेंगे आप पे। चलें, पाकिस्तानीज़ आर नॉट गोना डू दिस। यस, मुझे उनका पता है, दे विल नेवर एवर डू दिस विद पाकिस्तान। कि आपने कहा था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी मेरे खिलाफ हो गए हैं। हाँ तो जी वैसे एक चीज़ बाद में याद आती है सद्दाम हुसैन की, कि सद्दाम हुसैन के ख़िलाफ़ ओवरसीज़ इराकियों ने ही सबसे ज़्यादा की थी वो लॉबिंग। इराकी नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन अमेरिका, और उन्होंने अमेरिकन को कहा था कि आप जाएं, आप पे फूल फेंके जाएंगे सद्दाम से आज़ादी के बाद। लेकिन ये एक एक्सट्रीम लेवल है। अमेरिकन पाकिस्तानीज़ विल नेवर डू दिस विद पाकिस्तान। हाँ, इतना तो नहीं करेंगे, इतने एक्सट्रीम भी नहीं हो जाएंगे। लेकिन वो ये समझते हैं कि पीडीएम की किसी भी जमात के साथ वो अपना को रिलेट नहीं कर सकते, नहीं कर पाते। इमरान खान हम उसको एक कहते हैं ना कि दे सपोर्ट हिम, दे सपोर्ट हिम फॉर वन पर्टिकुलर रीज़न के उनको एडल्ट फ्रेंचाइज दी थी, वोटिंग की इजाज़त दी थी इसने पाकिस्तानी इलेक्शंस में, जिसको हाँ जी ओवरसीज़ वोटिंग, जिसको इन्होंने आकर ख़त्म किया। इमरान खान का वैसे भी एक करिश्मा है, उसकी एक करिश्मा उसका है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इमरान खान ने आकर इन लोगों को कितने साल, ना जाने कितने साल इन लोगों के साथ इंगेज किया अपने आप को। मैंने मैनचेस्टर के अंदर 3 दफ़ा पीटीआई के जो फंड रेजिंग होती थी, जिसका आजकल केस भी चल रहा है ममनू फंडिंग केस का, उसके अंदर मैं भी शामिल था। ठीक है, अभी एजेंट है, ठीक है ना। मैं भी उन इवेंट्स के अंदर मैंने काम किया हुआ, और लोगों ने यार लाइक सीरियसली ना, आप ये देखें कि 5-5 हज़ार पाउंड का वो बैट बिक रहा है, जिसकी 45-50 पाउंड का खरीद कर सिर्फ खान साहब के साइन हो तो 5,000 पाउंड का बिक गया। भाई खान की फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है, लोग समझते ही नहीं यार। यानी सीरियसली लोग, यानी जो मैंने जितने भी फंड रेजिंग के अंदर लिया था, आई कैन ईजिली टेल यू किसी भी फंड रेजिंग प्रोटीन के अंदर लाख पाउंड से कम की एक रात के अंदर ईजिली हो गई थी खान साहब की। और मैं इस बात पे, और यही बात आ गई है कि एक बंदे ने लीगली काम किया है, उसने बरतानिया के कानून या अमेरिका के कानून में जो एक्सेप्टेबल था उसको यूज़ करके पाकिस्तान में थ्रू बैंकिंग चैनल वो पैसे लेकर आए हैं। आपने उस बंदे को उधर से पाकिस्तान पैसे लेके आए, अच्छा पाकिस्तान पैसे लेकर आए हैं, तो आपने क्या डाला है ओवरसीज़ पाकिस्तानी के जहन में बात कि आप पाकिस्तान पैसा लेकर आओगे तो पकड़े जाओगे, पाकिस्तान से निकालोगे तो फिर सही है, तो फिर सही है। फिर मनी लॉन्ड्रिंग के सारे केसेस से शहबाज और वो सलमान शहबाज माफ़ हो जाते हैं। ये चीज़ है जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी को बहुत तंग करती है कि जो पाकिस्तान में कानून का बिल्कुल उल्टा हिसाब है कि करप्ट प्रैक्टिसेस को सपोर्ट, लीगल प्रैक्टिसेस को, गुड लीगल प्रैक्टिसेस को सपोर्ट ही नहीं करना कभी भी, उसको हमेशा डिस्करेज करना, और जिसकी वजह से बहुत रिलक्टेंट है वो पैसा लाने के लिए पाकिस्तान में डेफिनेटली। और क्योंकि उनको लीगल कुछ तो चाहिए होती है ना, लीगल कुछ उनको चाहिए होता है, गारंटी, लीगल गारंटी, या उनको एक सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, जब वो देखेंगे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बात कोई नहीं मान रहा, सुप्रीम यही बात आ गई है ना कि क्या कानून होगा उसमें, तो क्या कानून होगा उसका। दूसरा वो इस चीज़ को भी समझना चाहिए कि सारे के सारे जो पाकिस्तान से निकल कूच करके दूसरे मुल्कों में जाते हैं, वो एवन फील्ड जैसे फ्लैट्स नहीं मिलते, वो पाकिस्तान से पैसा लूट के ही एवन फील्ड इस तरह की जगह पे जाया जाता है। जो मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी गए हैं, दे वर्कड हार्ड राइट फ्रॉम द बॉटम, बिल्कुल, मोस्ट ऑफ देम दे वर्क फ्रॉम द बॉटम। कब्रें खोदी हुई हैं उन्होंने, कब्रें खोदी हैं, डिश वॉशर में काम किया हुआ है, सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे काम किया, वहाँ से वो ऊपर आए हैं, वो इस लेवल पे काफ़ी लंबी उनकी जर्नी है, एक्सपीरियंस, हर तरह की जॉब उन्होंने एक्सपीरियंस की हुई है, मेहनत का पैसा कमाया उन्होंने, 16 घंटे 20 घंटे काम करके। मैं जानता हूँ बरतानिया के अंदर डबल शिफ्टें करते होते थे लोग, 24 घंटे काम करके आकर फिर घर सोना है, फिर चले जाना है। इतनी लोगों ने मेहनत की हुई है पाकिस्तानी में मेहनत है, लेकिन इतना अब पैसा कमा कर वो पाकिस्तान में लेकर आए जहाँ पर आपको पता नहीं है, पता ही नहीं है आपको मतलब अगर कोई कब्जा हो जाता है, आपकी कब्जा हो जाता है तो क्या होगा, आप किसके पास जाओगे? आपको नहीं पता ना कि आपने अगर आप कोर्ट भी चले गए हैं तो कोर्ट के हुक्म की वो तामील होगी कि पमाली होगी। ये तो हमारी ये पीडीएम ही ये स्टैंडर्ड सेट कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट भी जाए भाड़ में। और ये देखें, ये बड़ा ख़तरनाक स्टैंडर्ड सेट कर दिए पीडीएम ने, बड़ा ख़तरनाक, ये बहुत, और ये लिटरली सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं बख्शा इन्होंने। सुप्रीम
और आप देखें कि आपका जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो उल्टा सुप्रीम कोर्ट को ही बुरा कह रहा है, हाँ, सुप्रीम कोर्ट को बुरा कह उनके रहा है। डाउट्स मीडिया पे आ जाते हैं, वो रटे रटाए, और स्क्रिप्ट मिला हुआ है, स्क्रिप्ट उन्हें मिला हुआ है, और ये चीज़, इस चीज़ का वो बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहे कि ये एक प्रेसिडेंट अगर सेट हो गया कि जहाँ पे कानून एक ऑर्डर की एक, यानी कहते हैं ना कि एक वो इदारा हाँ, जिसका कानून का रखवाला है, कानून का रखवाला, उसका दे हैव द लास्ट से। यस, उन्होंने अगर कह दिया तो वैसी मुल्क में चलना है। उसको ये हुकूमत अगर इस तरह पमाल करे इसके हुक्म को, तो पाकिस्तान के अंदर नीचे तबके तक जो मैजिस्ट्रेट की कोड है उसका क्या होगा? फिर उसका क्या बनेगा? फिर तो इंसाफ खत्म, लॉ एंड ऑर्डर खत्म। पटवारी का क्या होगा? क्या होगा कि पटवारी ने कहा जी कि नहीं ये तो ज़मीन इनकी है, क्या होगा? फिर तो वही है कि जिसकी लाठी, जंगल का कानून, फिर जिसकी लाठी उसकी लिटरली जंगल का कानून जो बना थोड़ा दिया है। बहुत एक लॉ की पीछे रह गई थी वो खत्म इन्होंने कर वो ख़त्म कर देंगे इसको। लेकिन इसको काउंटर करने का तरीका है कि जिन्होंने DHA बनाए हैं इनको चाहिए कि सिर्फ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से नहीं कमाया जा सकता, आप इंडस्ट्रियल सिटीज़ भी बना लें, लोगों को काम धंधा मिलेगा, हाथ वगैरह उनके चलेंगे, मुल्क की भी तरक्की होगी, मुल्क की भी तरक्की होगी, उनकी अपनी पर्सनल डेवलपमेंट भी होगी। कुछ गारंटीज दे दें। आप फॉरेन इन्वेस्टर और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कहें आप हमारे इंडस्ट्रियल सिटीज़ में लेकर आएँ, पैसा, अपने अपनी फैक्ट्रीज लगाएं, एक्सपर्टीज लाएं, अपनी एक्सपर्टीज लेकर आएँ, टेक लाएं, टेक्नोलॉजी लेकर आएँ। ओवरसीज़ पाकिस्तानी को सबसे ज़्यादा क्या चीज़ चाहिए? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिक्योरिटी चाहिए, Yes. और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स चाहिए। यस, कि वो कोई टेक्नोलॉजी लेकर आए पाकिस्तान के अंदर, तो चोरी ना हो जाए ना, चोरी ना हो जाए या कोई दूसरा उसकी कॉपी ना करे। ना बना ले उसकी। और मुझे पूरा यकीन है कि जिनका DHA है वो ये काम कर सकते हैं, यस, और इसके अंदर उनका फ़ायदा ज़्यादा है, पाकिस्तान का फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान के यूथ को वहाँ पे जब जॉब्स मिलेंगी, दे विल गेट अवे फ्रॉम दिस स्टफ। क्योंकि एक बड़ी मशहूर कहावत है कि आइडल हैंड्स डू द डेविल्स वर्क। जब आपकी इतनी ज़्यादा यूथ, कितने 4.5 करोड़ इस पर बेरोज़गार बैठे हैं ग्रेजुएट्स पाकिस्तान के अंदर, यस, तो 4.5 करोड़ बेरोज़गार क्या करेंगे? चोरियां करेंगे, डाके डालेंगे, जो कराची में हो रहा है, जो हो रहा कराची में हो रहा है, लाहौर में भी अल्लाह ना करे कभी ना कभी शुरू हो जाए, या हो रहा है, हो रहा है, नज़र नहीं आ रहा, थोड़े कम स्केल पे हो रहा है, कम स्केल आप कराची में हर गली में देख लें, आपके मतलब इतना बड़ा जिस शहर को एक ग्लोबल हब होना चाहिए, ग्लोबल हब। यानी आप ये देखें कि सिंगापुर की आबादी कराची से 4 गुना कम है, लेकिन उसकी पाकिस्तान से ज़्यादा उसका GDP है। हद है वैसे, दिस इज डिजास्टर, दिस इज़, यानी आप ना वो मैथ्स समझ नहीं आता कि ये मैथ्स कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, इतना ज़्यादा ह्यूमन पोटेंशियल हाँ, वेस्ट हो रहा है। वेस्ट हो रहा है, और ये चीज़ हम पाकिस्तानियों के ऊपर बेसिकली एक आ रही है कि बॉर्न इन पाकिस्तान मीन्स वेस्टेज ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमन पोटेंशियल वेस्ट हो रहा है। अभी रिसेंटली मैंने DW की डॉक्यूमेंट्री देखी सिंध के ऊपर, द लॉस्ट सिविलाइजेशन ऑफ सिंध की। उन्होंने सिविलाइजेशन की बात कोई नहीं की, बस उन्होंने ये बात की कि सिंध में इस वक्त जुल्म क्या हो रहा है, वो भी माइनॉरिटीज़ के साथ। ये 4.5 करोड़ ग्रेजुएट्स में से अगर वो ये देखेंगे कि जी एक सर्टन तबका है वो कोर्ट की भी, अदालत की बात नहीं मान रहा, तो वो भी फिर आगे जाकर सर्टनली एक पॉइंट पे आ जाएंगे कि वो भी डिनाउंस करना शुरू कर देंगे लॉ को। बहुत डेंजरस प्रेसिडेंट है। इसको काउंटर करने का बेस्ट तरीका है गेट देम इनटू वर्क, गिव देम अ पर्पस। लास्टली जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना पाकिस्तान के अंदर, दैट इज़ डेवोल्यूशन ऑफ पावर। पाकिस्तान के अंदर बहुत से हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का जो काम है ना, जो कि इलेक्टेड सिटी गवर्नमेंट्स के थ्रू होना चाहिए, वो कमिश्नर्स कर रहे हैं। अब कमिश्नर की तारीख हम जानते हैं कि किन्होंने कमिश्नर का ओहदा बनाया था पाकिस्तान बड़े सगीर पाक हिंद में। उनके अपने मुल्क में तो मुझे कमिश्नर कभी कोई मिला ही नहीं, बस ये पता लगा कि उधर काउंसिल्स होती हैं जो कि अपनी काउंटी का उन्होंने बिजनेस रेट इकट्ठा करना है, काउंसिल टैक्स इकट्ठा करना है, स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स देखनी है, ठीक है, बच्चों का उन्होंने ट्रेडिंग स्टैंडर्ड्स देखने हैं कि उस काउंटी के अंदर कोई बिजनेस जो है वो ट्रेडिंग स्टैंडर्ड्स को या एनवायरमेंटल फूड सेफ्टी के लॉज को, एनवायरमेंट और हेल्थ के लॉज को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, और उसने उसी लिहाज से स्पेंडिंग भी करनी है। ठीक है। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि पाकिस्तान के अंदर जो एक
कहते हैं ना हीरोपंती, हीरो वर्शिप जो क्रिएटेड होती है पॉलिटिशियंस के लिए, जिस तरह आज भी भुट्टो का नाम चलता है, ठीक है, पाकिस्तान में कराते हैं बाहर जाकर पता नहीं क्या होता है, या नवाज शरीफ है वो भी पाकिस्तान में शेर हैं तो बाहर जाकर पता नहीं क्या बन जाते हैं। और एंड द सेम वे इमरान खान के एक आगे पॉलिटिकल कल्ट बन चुकी है, बहुत डेंजरस है। डेंजरस इसलिए कि लीडरशिप डेवलप ही नहीं हो रही आगे, नहीं हो रही। अब बहुत इंपॉर्टेंट पाकिस्तान के अंदर आप जितना भी देखेंगे ना लीडरशिप, जो टॉप लेवल की लीडरशिप है, दे आर ऑल फ्रॉम द एलीट एक्सेप्ट इमरान खान। आप उन्हें कह सकते हैं ही इज़ अपर मिडिल क्लास है, ही इज़ ओनली अपर मिडिल क्लास, बाकी सारी की सारी दे आर एलीट और गद्दी नशीन। करप्ट एलीट है ना, करप्ट एलीट है, गद्दी नशीन है, हमेशा खाया है आवाम को, खाया फ्यूडलिस्टिक माइंडसेट है, और उसी चीज़ को सियासत में लेकर आते हैं। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि लोकल लेवल पे, यानी इस इलाके में जिसे हम बैठे हैं, इसके मसले, एडमिनिस्ट्रेटिव मसले, गंद के मसले लोकल लेवल पे हल हो, इधर ही हल हो, ठीक है, वो बंदा इसी इलाके में रहता हो, यही। और दिस इज़ द वे टू मूव फॉरवर्ड कि इस लीडरशिप पैदा ही ऐसे होगी कि जिस तबके से हम लोग बिलोंग करते हैं, हमारे लिए नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स या इवन प्रोविंशियल लेवल की पॉलिटिक्स करना इम्पॉसिबल है। एंड और सिस्टम भी डरता है कि निचले लेवल पे पॉलिटिक्स लाने से वो डरता है, बलदियाती इलेक्शन नहीं हो पाते, बलदियाती इलेक्शन। लेकिन इसका नुकसान ये है इन द लॉन्ग टर्म के फिर पाकिस्तान विल कंटिन्यू द डाउन स्लाइड, नीचे जाता रहे जब तक अवाम रियासत के साथ इंगेज नहीं। कहते हैं ना रियासत लफ्ज़ निकला है राया से, राया और रियासत अगर इंगेज नहीं ना होंगे तो इट्स वो कहते हैं ना कॉकटेल ऑफ डिस्ट्रक्शन। हमारा वही कनेक्शन टूट चुका है, अब टूट चुका है। लोग हंसते हैं आपके राया का रियासत में ट्रस्ट ख़त्म हो चुका है। मैंने शुरू में आपको बताया था कि सऊदी हुकूमत ने अपना भरोसा पैदा किया अवाम के साथ, अपने लोगों के साथ। बिल्कुल, हमने यहाँ पे उस जितना था वो भी ख़त्म कर दिया, थोड़ा बहुत था, उम्मीद जागी थी, उसको भी ख़त्म कर दी। तो ये बहुत ज़रूरी है ना। 1962 से मामला शुरू हुआ है लोकल गवर्नमेंट्स का, आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। मुशर्रफ के दौर में थोड़ा सा हुआ था, उनको काम ही नहीं करने दिया गया, ठीक है। जो मतलब यहाँ पे पंजाब शायद यूके से बड़ा है, हाँ जी यूके से बड़ा है, और पंजाब में एक गली की भी कंस्ट्रक्शन हो तो कहते हैं जी शहबाज शरीफ ने बनवाई है, या जी बुज़दार ने बनाई है। अब देखो यार हंसी आती है यार, इतना बड़ा सूबा और एक चीफ मिनिस्टर का काम है गलियां बनवाना, ये तो लोकल लेवल का काम है। शहबाज शरीफ का तो काम था पंजाब के अंदर बिजनेस लेकर आना, लेजिस्लेशन करना, अच्छी कानून साजी करना, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को मानना, अपने भाई की जो गारंटी दी थी उस पर हम कि मैं भाई गारंटी पे दे सकता हूँ वो करना, लेकिन वो सब कुछ नहीं किया। ये काम अवाम का है, ये काम सरकार का नहीं है। कहते हैं कि हक मांगा नहीं जाता, हक छीना जाता है, चलें लिया जाता है। अब वो छीनने, अब तो लगता है छीनने वाली स्टेज पे हैं, छीनने वाली स्टेज पे पहुंचा रहे हैं, वो उधर स्लोली जा रहे हैं। जिसको मेरी ओवरसीज़ पाकिस्तानी से बात होती है, वो कहते हैं यार तुम लोग ना, यू गाइस आर मूविंग टुवर्ड्स दैट स्टेज, और शायद यू गाइस आर नॉट लुकिंग एट इट, लेकिन हमें यहाँ से नज़र आ रहा है कि आप लोग उस तरफ मूव कर रहे हो। और बात हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हो सकता है कि PTI के जो बहुत ही जेलट किस्म के जो वर्कर्स हैं वो शायद इन्वॉल्व भी ना हो। वो शायद कहते हैं ना कि एक प्रेजेंट करें कि वो ऐसा काम करेंगे, लेकिन कर कोई और देते हैं, चिंगारी कोई और लगा देते हैं। दैट्स अ वेरी डेंजरस स्टेज में हम लोग पहुंच चुके हैं। वेरी डेंजरस स्टेज कि कर कोई और दे, रॉ कर दे, नाम किसी पे भी नाम फिर इधर आ जाएगा, क्योंकि हमारा वो PTI कहेगी उसने करवाया, डर्टी हैरी कहेगा उसने, इमरान खान ने कराया, यानी कि वो फिर ब्लेम गेम शुरू हो जाएगा। मतलब कुछ पता नहीं लगेगा, दुश्मन अपना काम कर जाएगा, हमें तो ब्लेम गेम आपस में लड़ते रहेंगे। दैट इज़ वेरी बहुत डेंजरस है, ख़तरनाक है। लोकल गवर्नमेंट, लोकल लेवल पे हमें एडमिनिस्ट्रेशन अवाम को देनी पड़ेगी, इंक्लूजन होगी तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं बड़ी आपको सिंपल सी मिसाल देता हूँ। मेरा ना एक दोस्त है पाकिस्तान में ना, उनका सियासत से लेन देन है काफ़ी ज़्यादा। जब PDM की हुकूमत से पहले प्रोविंशियल असम्बली की एक सीट के लिए 3 करोड़ रुपये आपको दिखाना पड़ता है, 3 करोड़ दिखाना पड़ता है, बाकी पार्टी लगाती है, ठीक है। लेकिन मैंने फ़र्ज़ करें प्रोविंशियल असम्बली की सीट लड़नी है,
तो मैंने 3 करोड़ अपना दिखाना भी है। दिखाना मैंने है। कौन दिखा सकता है, कितने लोग दिखा सकते हैं पाकिस्तान में 3 करोड़? बस आप देख, अब वो जिस तरह के होंगे फिर वो हम जानते जिस तरह के पैसे वो कमाते हैं वगैरह वगैरह, वो फिर आपको हमें पता ही है। पता ही है। इसीलिए वी नीड टू ब्रिंग इट टू द ग्राउंड लेवल, ग्रास रूट लेवल पे हमने जमहूरियत को लेकर आना है। उसके लिए भी बिहेवियर्स की तब्दीली चाहिए ना। या नहीं, यार दिस इज़ जमहूरियत इसका कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। आपके अंदर तब्दीली जो है ना वो एकदम से नहीं आएगी। हो सकता है आप लोकल लेवल पे किसी बंदे को लेकर आओ, वो बहुत इनएफिशिएंट निकले, नेक्स्ट टाइम आप लेकर आएँ, लेकिन वो निज़ाम को करना शुरू किक स्टार्ट करना, उसके लिए भी तो बिहेवियर की तब्दीली चाहिए ना। उसके लिए फिर ये चीज़ है कि अवाम को ये राइट देना पड़ेगा। दिस इज़ समथिंग जो कि इमरान खान को भी उठाना चाहिए था अपने दौर के अंदर। आई डोंट नो कि उन्होंने कोशिश की थी कि नहीं की थी, लेकिन इसको बड़ा सख्ती से इसको करना पड़ेगा, क्योंकि जिस किस्म की एक तो शऊर इमरान खान ने दे दिया है अवाम को, लेकिन वो शऊर के साथ अमल भी चाहिए। वो अमल के लिए ये पॉलिटिकल इंगेजमेंट, जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंगेजमेंट है, जो कि अवाम के हाथ में होनी चाहिए। अब ब्यूरोक्रेसी को छोटा करके, यानी आगे बाद ब्यूरोक्रेसी के अंदर बहुत से ऐसे होते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो आपने रखे हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर मैं आपको अभी बता देता हूँ कि पाकिस्तान में तब्दीली पता कब आएगी। पाकिस्तान की सबसे कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है? मोटरसाइकिल। जिस दिन मोटरसाइकिल पे कोई बंदा जाएगा, अपने ऑफिस में बैठकर अपने इलाके का ख्याल रखेगा, दैट विल बी चेंज। एक आम आदमी की सवारी है ना, एक आम आदमी की सवारी है। जब एक आम आदमी के हाथ में अपने इलाके के मैटर्स का इख्तियार आएगा, उस दिन इसमें तब्दीली आएगी। लैंड क्रूजर के पीछे आप लगे रहेंगे, नाचते रहेंगे सारे, फिर हम नाचते रहेंगे, फिर वो इसी डगरी मुल्क चलेगा जिस तरह लैंड के बाहर से इंपोर्ट होगी लैंड क्रूजर, और उसमें जो बैठेगा वो फिर अपने, उसको पता नहीं कि सड़क पे क्या हो रहा है, उसने बस ये देखना है कि इधर इतने का टेंडर है तो इसमें मैंने कितना कमाना है। तो पाकिस्तान के अंदर ये बहुत ज़रूरी है कि अगर कमिश्नर का ओहदा रखना है, वी हैव टू मेक इट एन इलेक्टेड ओहदा। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमें समझनी भी चाहिए कि दिस इज़ समथिंग दैट द आर्मी नीड्स टू अंडरस्टैंड एज वेल, कि एक सर्टन एज के बाद इंसान किसी भी मुल्क में कमीशन्ड ऑफिसर नहीं बन सकता, ठीक है, लेकिन वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है। यस, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बनने में कोई एज लिमिट नहीं है। तो ये चीज़ अवाम को सोचनी भी चाहिए कि हमें हमारे मुआशरे में वो कौन सा ओहदा है जो कि हमें इंडिविजुअली लाइमलाइट में लेकर आ सकता है, जो कि हमें इंडिविजुअली वो स्ट्रेंथ दे सकता है कि हम तब्दीली पाकिस्तान में लेकर आ सकें। तो हमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को एम्पावर करना है, ना कि अपॉइंटेड ऑफिशियल्स को। और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हमारे ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर, ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ सोसाइटी होने चाहिए। इलेक्टेड अवाम के वोट से आए हों, अवाम के वोट से आए हों, पावर से आए होंगे, उसको भी होगा जज्बा होगा कार्य करने का। यार ये इसे कहते हैं ना मैंडेट, और ये एक होता है कॉन्फिडेंस अवाम का। फ़र्ज़ करें लाहौर के अंदर हम लोग 400 मेंबर्स की काउंसिल बनाते हैं लोकल गवर्नमेंट की। यकीन करें उसमें से मैं आपको इतना बता सकता हूँ, अगर इफ़ इवन 50 of them will have a different effect। जो कॉन्फिडेंस उन्हें अवाम देगी, जो वोट उन्हें अवाम देगी ना, दे विल ऑल हैव अ डिफरेंट इफेक्ट। लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि 50 लोग ऐसे ज़रूर होंगे जो कि तब्दीली लाहौर में ले आएंगे। अब अपॉइंटेड ऑफिशियल हम पे मुसल्लत हुआ है मोहसिन नकवी। हाँ जी, क्या है उसका किरदार? उसका किरदार ये है कि उसने नून लीग को किसी तरह इलेक्शन जिताना है, या इलेक्शन नहीं होने देने उसने, बस ये उसका किरदार। इसलिए वो हम पे मुसल्लत है इतने बड़े सूबे पर, यानी विदाउट एनी रीज़न। 12 करोड़ की आबादी है। और उस पे दुनिया के कई मुल्कों से बड़ा सूबा, और उसमें कोई वही नहीं है, एक ऐसी सरकार है जिसका कोई मैंडेट नहीं, उसकी मुद्दत भी पूरी हो चुकी है, आईनी मुद्दत भी ख़त्म हो गई, एक्सपायर्ड हो चुकी है, एक्सपायर्ड ऑफिशियल। और ये चीज़ वैसे पाकिस्तानी अवाम को, पंजाब की अवाम को ख़ास तौर पे इस पर नज़रसानी करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही था। अपनी राय का इजहार कीजिए कमेंट सेक्शन में, आपके पास क्या हैं सॉल्यूशंस। रिजवान ने तो बड़े ज़बरदस्त चीज़ें बता दी हैं, अब आप भी कुछ बताएं और करें। अल्लाह हाफ़िज़।